चलें जी। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम सर्जरी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अच्छा, सर्जरी को पढ़ाने का तरीका क्या होगा, पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम जनरल सर्जरी करेंगे, उसको सीक्वेंस से फिर हम सिस्टेमिक सर्जरी में जाएंगे। और दूसरा, जो सर्जरी का जो लेटेस्ट एडिशन है वो ये वाला है। जो हमारे पास कैप्लान, हम सर्जरी मोस्टली फोकस करेंगे कैप्लान के ऊपर, क्योंकि कैप्लान में बेस्ट सर्जरी लिखी हुई है। ठीक है, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, कैप्लान सर्जरी को। बाकी ओनली कैप्लान सर्जरी नहीं करेंगे, बल्कि जितनी भी सर्जरी की रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दूसरे होंगे, एडिशनल होंगे, वो भी मैं आपको कराऊंगा। इसे कराने का तरीका क्या है? जो लेटेस्ट एडिशन है वो ये वाला है, हम फॉलो इस एडिशन को करेंगे। लेकिन 2017 का जो एडिशन है ना, ये वाला, ठीक है, इसमें जो चीजें लिखी हुई है मुझे ज्यादा पसंद वो वाली हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के वाले से क्वेश्चन वो यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ से उठा लेता होता है। वो एमसीक्यूज को पिक करने में ज्यादा हेल्प करता है वो वाला एडिशन। तो मैं दोनों से कराऊंगा, आपको लेटेस्ट से भी कराऊंगा, और जो 2017 वाला है वहां से भी कराऊंगा। तो इस तरह आपकी एमसीक्यू बड़ी अच्छी हो जाएगी। तीसरा काम मैं क्या करूंगा? तीसरा काम हम ये करेंगे कि जो एडिशनल नोट्स है, जो सर्जरी के एडिशनल नोट्स होंगे, जो पॉइंट्स कैप्लान के लेटेस्ट एडिशन और पुराने एडिशन में नहीं लिखे होंगे लेकिन इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो मैं आपको अपने नोट से करूंगा। वो इधर अपने नोट्स में मैं एडिशनल पॉइंट लिख दिया करूंगा। तो है क्या कि इसमें जो है ना, एक मिनट, इसमें है ये, तो मैं आपको लेटेस्ट एडिशन से कराऊंगा, 2017 के एडिशन से कराऊंगा, और एडिशनल पॉइंट्स कराऊंगा। इसका होगा ये कि आपको हर तरह से जितने भी सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपके, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको इसमें वो करने की जरूरत नहीं, आप बस हमारा लेक्चर पढ़ेंगे और उसके अलावा आपको सर्जरी कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहले हम कोई भी टॉपिक पकड़ेंगे ना, उसको इस तरह पढ़ेंगे। लाइक आज हमारा टॉपिक है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। इसको मैं आपको लेटेस्ट एडिशन से कराऊंगा, ओल्ड एडिशन से कराऊंगा, एडिशनल नोट्स बताऊंगा। फिर उसके बाद जो भी हम टॉपिक क्या करेंगे, फिर हम उसी टॉपिक की एमसीक्यूज को डिस्कस किया करेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक हम कवर करेंगे, लाइक आज हम टॉपिक कवर करेंगे, फिर अगले लेक्चर में या फिर उसी लेक्चर में हम उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक में से एमसीक्यूज किस तरह की आ सकती होती है। ठीक है, तो ये हमारा मेन गोल है। तो चलें जी, लेट्स टेक अ स्टार्ट। हमारा जो पहला चैप्टर है सर्जरी का, दैट इज प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ये मेरा पहला टॉपिक है। अब इसमें दो टर्म्स है। पहली टर्म है प्री ऑपरेटिव, कि ऑपरेट या सर्जरी करने से पहले हमने क्या करना होता है। पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेट करने के बाद, सर्जरी करने के बाद फिर हमने पेशेंट को किस तरह की केयर देनी होती है। अभी हम इसको देख लेते हैं, सर्जरी बाद में करेंगे। ठीक है, पहले ये सीख ले। तो प्री ऑपरेटिव, प्री, इसको आप, आज का हमारा टॉपिक है प्री ऑपरेटिव, और आज हम टॉपिक करेंगे प्री ऑपरेटिव, फिर इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, फिर हम करेंगे पोस्ट ऑपरेटिव और उसके एमसीक्यूज फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, व्हाट इज प्री ऑपरेटिव असेसमेंट? प्री ऑपरेटिव मतलब ऑपरेट से पहले हमने असेसमेंट करनी होती है। बेसिकली इसको आप बोलते होते हैं फिटनेस टेस्ट। क्या बोलते होते हैं भाई? फिटनेस टेस्ट। होता है ना कि अगर किसी पेशेंट की कोई सर्जरी होनी हो, लाइक उसकी अपेंडेक्टोमी करनी हो, अपेंडिक्स रिमूव करनी हो, या फिर कोलेसिस्टेक्टोमी करनी हो, गॉल ब्लैडर रिमूव करना हो, तो सर्जन जो है ना, पहले उसकी फिटनेस चेक करते हैं पेशेंट की, पेशेंट इज फिट और नॉट। इसको बोलते हैं प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, कि ऑपरेट करने से पहले आपने उसकी फिटनेस चेक करनी है पेशेंट की। इस पेशेंट इज फिट फॉर द सर्जरी और नॉट, कि पेशेंट इस सर्जरी के लिए फिट है या फिर नहीं है। तो अब क्या भला, ये आप कैसे देख, आप लेट्स सपोज आपके पास एक पेशेंट आया है, आप उस पेशेंट की जो है ना, आप उस पेशेंट का क्या कर रहे हैं भाई, आप उसकी अपेंडेक्टोमी कर रहे हैं, यहाँ से अपेंडिक्स रिमूव करना चाह रहे हैं। लेकिन अपेंडिक्स रिमूव करने से पहले आपने उसके दिल की, हार्ट की फिटनेस लेनी है, क्योंकि इस वक्त आप जो सर्जरी कर रहे हैं अपेंडेक्टोमी, वो इतनी डेंजरस नहीं है। ये ना हो कि आप अपेंडेक्टोमी की सर्जरी करने लगे और सर्जरी के दौरान ही पेशेंट का दिल बंद हो जाए, तो उससे तो डेथ हो सकती है। तो इसी तरह आपने उसका हार्ट चेक करना होता है, कि हार्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कि ड्यूरिंग ऑपरेशन, सॉरी, हार्ट आपने चेक करेंगे कि ड्यूरिंग ऑपरेट हार्ट बंद तो ना नहीं हो जाएगा, उसको चेक करें कि हार्ट इस पेशेंट का फिट है कि नहीं है। लंग चेक करेंगे आप, लिवर चेक करेंगे आप। ठीक है, ये सारी चीजें, लंग चेक करेंगे, लिवर चेक करेंगे, आप इसमें किडनी चेक करेंगे। तो आपने इस पेशेंट की पहले फिटनेस टेस्ट लेना होता है, कि इज दिस पेशेंट इज फिट फॉर द सर्जरी और नॉट। उसके मुताबिक आपने उसकी सर्जरी करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज है। और ये जो भी केस है, जो फिटनेस है, ये इलेक्टिव सर्जरी में, एक होती है इलेक्टिव सर्जरी और एक होती है आपकी इमरजेंसी सर्जरी। इमरजेंसी, एक पेशेंट आपके पास आ गया, उसको इमरजेंसी, उसको उसको लेट्स सपोज अल्लाह ना करे उसको गन फायर है, तो गन फायर वाला पेशेंट, उसकी सर्जरी हमने फौरन अर्जेंट करनी होती है। अगर गोली, अगर उसको टफ जगह पे लगी है, तो हार्ट वाली जगह पर, तो इस कंडीशन में हमने उसकी इमरजेंसी सर्जरी करनी है। ये इमरजेंसी कुछ होती है इलेक्टिव सर्जरी, जो हम डिसाइड करते हैं कि हम इसको आराम आराम से हम इस सर्जरी को पोस्टपोन कर सकते हो, जिसको हम उसको बोलते हैं इलेक्टिव सर्जरी।
उस सर्जरी के लिए हम प्री ऑपरेटिव असेसमेंट करते होते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या चेक करेंगे, हम कार्डियक रिस्क चेक करेंगे, उस पेशेंट का चेक करेंगे इसका दिल फिट है कि नहीं है इस सर्जरी के लिए, उसके लंग्स फिट है इस सर्जरी के लिए कि नहीं। ये ना हो कि ऑपरेट के दौरान ही उसका दिल या फिर लंग्स बंद हो जाए, पेशेंट डेथ हो जाए। हिपैटिक रिस्क, लिवर चेक करेंगे हम उस पेशेंट का। हम उस पेशेंट का लिवर के बाद हम उस पेशेंट का न्यूट्रिशनल रिस्क, कि उसमें कोई विटामिन की कोई कमी तो नहीं है उसके अंदर न्यूट्रिशन। और उसके बाद हम मेटाबॉलिक रिस्क चेक करेंगे। हम ये रिस्क है, ये 5-6 रिस्क है, इनको हमने चेक करना है। और इसके बाद हमने पेशेंट को फिटनेस देनी है कि इज दिस पेशेंट इज फिट फॉर द सर्जरी और नॉट। तो देखिए पहला है कार्डियक रिस्क। कार्डियक रिस्क करने से पहले ये जरा ऊपर रीडिंग देख लें क्या कहता है वो कहता है प्रियर टू इलेक्टिव सर्जरी, जब आप इलेक्टिव सर्जरी करने लगे उससे पहले अ पेशेंट शुड बी इवैल्यूएटेड फॉर पोटेंशियल रिस्क एसोसिएटेड विद सर्जरी एंड इन जनरल एनेस्थीसिया। वो कहता है जब आपने सर्जरी करनी हो तो सर्जरी के रिलेटेड, अब सर्जरी कर रहे हैं तो सर्जरी के दौरान या फिर आप जो एनेस्थीसिया देते हैं उससे रिलेटेड पेशेंट को कोई रिस्क फैक्टर्स तो नहीं है। ऐसा ना हो कि एनेस्थीसिया देने से उसका दिल बंद हो जाए, सर्जरी करने से उसका दिल बंद हो जाए, लंग्स खराब हो जाए। ये चीजें हमने चेक करनी है। दीज इंक्लूड, इसमें आप ये वाली चीजें चेक कर सकते होते हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं। क्यों क्यों हम इसको चेक करते होते हैं, ये ना हो कि ड्यूरिंग ऑपरेट इंट्रा ऑपरेटिव या फिर पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन ना, ऐसा ना हो हम उसके अपेंडिक्स रिमूव करें और उसके नतीजे में ऑपरेट के दौरान दिल ही बंद हो जाए, या फिर ऑपरेट के दौरान नहीं ऑपरेट के बाद दिल बंद हो जाए, या फिर ऑपरेट के बाद लिवर डैमेज हो जाए, ऑपरेट के दौरान लिवर डैमेज हो जाए। तो ये चीज हमने चेक करनी होती है। तो हमने कैसे पेशेंट को फिट करना होता है, सबसे पहले आपने कार्डियक रिस्क देखना है, आपने पेशेंट का दिल चेक करना है, और हार्ट चेक करना है। हार्ट चेक करने के बाद आपने पेशेंट को फिटनेस देनी है या नहीं देनी उसको आपने डिसाइड करना है। अब इसमें वेरी इंपॉर्टेंट 3 एमसीक्यूज कौन सी आती होती है कार्डियक रिस्क में। वो आता है अगर आपके पास एक पेशेंट आया है, उसकी आप कोई भी सर्जरी कर रहे हैं, कोई भी सॉरी नॉन कार्डियक सर्जरी है, लेकिन उस पेशेंट की आपने देखा कि इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना वो लेस देन 35% थी। यानी आपको पता है इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होती है। अच्छा एक और बात सुन लें, जो सर्जरी के मेरे लेक्चर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स मेरे पिछले सिस्टम पढ़ चुके हैं ना स्टेप 1 वाले, उनको बड़े मजे मजे से समझ आएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं पहले एडवाइस करूंगा कि वो सिस्टम सिस्टम मेरे पढ़ लें। लेकिन अगर आप, ऐसा नहीं है कि लाजमी सिस्टम पढ़े, कोई बात नहीं, अगर सिस्टम नहीं पढ़े तो कोई इशू नहीं है, इसको सुने और इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। थोड़ी मेहनत सर्जरी पे कर ले, फिर ये है कि अगर आपने सिस्टम नहीं पढ़े, सर्जरी करने के बाद दोबारा सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे। खैर, अगर किसी पेशेंट की इजेक्शन फ्रैक्शन अगर लेस देन 35% है, नॉर्मल होती है 55% इजेक्शन फ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की इजेक्शन फ्रैक्शन है लेस देन 35%, तो इस पेशेंट की आप सर्जरी नहीं कर सकते। सर्जरी आप इसकी नहीं कर सकते, इसकी सर्जरी आपने पोस्टपोन करनी होती है, ठीक है। तो ये बात वो आपको बोलेगा, एक हमारे पास पेशेंट है उसकी कोलेसिस्टेक्टोमी करनी है, लेकिन उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35% है, क्या हम इसकी सर्जरी कर सकते हैं? नहीं, इसकी सर्जरी पॉसिबल नहीं है। पहला ये क्वेश्चन है हार्ट का। दूसरा हार्ट का क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी पेशेंट को एमआई हुआ है लेस देन 6 मंथ्स, अभी तक उसको उसको पिछले 6 माह के अंदर अंदर उसको उसको एमआई हुआ था, इस पेशेंट की सर्जरी भी आप नहीं कर सकते। आपने जब एमआई हुआ हो ना, एमआई को ग्रेटर देन 6 मंथ गुजरने चाहिए, फिर आपने उसकी सर्जरी कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक पेशेंट आपके पास आया है, उसको 2 माह पहले एमआई हो गया था, तो आपने 4 माह और गुजरने देने हैं। जब 6 माह हो जाएंगे फिर आपने सर्जरी करनी है। तो अगर एमआई की हिस्ट्री हो विद इन 6 मंथ, तो आपने सर्जरी को पोस्टपोन करना है। दूसरा ये है। और तीसरा होता है आपके पास कि अगर किसी पेशेंट को जुगुलर वेनस डिस्टेंशन आ गई है, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन आ गई है, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन आपको पता है ये राइट हार्ट फेलियर को शो करती होती है। अगर राइट हार्ट फेल हो जाए तो आपको राइट हार्ट आगे पंप नहीं करता बल्कि ब्लड बाउंस बैक होता है, आपको जुगुलर वेनस डिस्टेंशन मिलती है, आपको पेडल एडिमा मिलता है, आपको हिपैटोस्प्लेनोमेगाली मिलती है, आपको राइट हार्ट फेलियर वाले सिम्टम मिलते हैं। अगर आपको राइट हार्ट फेलियर वाले सिम्टम है या फिर जुगुलर वेनस डिस्टेंशन है और इसकी सर्जरी करने लगे, तो इसकी आप सर्जरी नहीं कर सकते। पहले आप जुगुलर वेनस डिस्टेंशन को यानी राइट हार्ट फेलियर को स्टेबलाइज करना है आपने, इसको स्टेबलाइज करके फिर पेशेंट को फिटनेस फिटनेस देनी है, अदरवाइज आपने फिटनेस नहीं देनी। कार्डियक में ये 3 रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे भी हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाले हैं, ठीक है। कौन सा? अगर इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35% है, सर्जरी नहीं हो सकती। अगर एमआई विद इन 6 मंथ्स है तो सर्जरी नहीं हो सकती जब तक 6 मंथ ना गुजर जाए एमआई को, मायोकार्डियल इन्फेक्शन को। और अगर जुगुलर वेनस डिस्टेंशन है, यानी कि अगर राइट हार्ट फेलियर है, तो पहले उसको स्टेबलाइज करें, बाद में पेशेंट को फिटनेस दें, अदरवाइज पेशेंट इज नॉट फिट फॉर द सर्जरी, ठीक है। अदरवाइज पेशेंट इज नॉट फिट फॉर द सर्जरी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं, देखें। पहला पॉइंट ये वाला है, ये ओल्ड एडिशन है, देखें। कार्डियक रिस्क में इजेक्शन फ्रैक्शन अगर लेस देन 35% है, नॉर्मल 55 होती है, सो पोस्टपोन करना है आपने। प्रोहिबिटिव कार्डिक कार्डिक रिस्क है फॉर इलेक्टिव नॉन कार्डिक सर्जरी ऑपरेशन, उनके लिए ये फिट नहीं है पेशेंट,
तो इंसिडेंस ऑफ पेरी ऑपरेटिव मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई could be as high as 70 to 85% and mortality for such an event। वो कहते हैं अगर किसी पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35% है तो आपने इसकी सर्जरी नहीं करनी। अगर आप इसकी सर्जरी करेंगे तो देयर इज अ 75 टू 85% चांस कि इस पेशेंट को ऑपरेट के दौरान ही एमआई हो जाएगा, और अगर एमआई होगा तो देयर इज अ 50 टू 90% चांस कि इस पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो ये हाई रिस्क है, तो ये हाई रिस्क पेशेंट है। अगर किसी पेशेंट की इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35% है तो आपने उसकी सर्जरी नहीं करनी, उसको उसको आपने बोलना यू आर नॉट फिट फॉर द सर्जरी। तो उस पेशेंट को आपने फिटनेस नहीं देनी कि दिस पेशेंट इज नॉट फिट फॉर द सर्जरी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसमें जो परसेंटेज है ना वो आपने याद नहीं रखनी। लाइक ये इसमें इसमें कितने परसेंट रिस्क है एमआई होने का, कितने परसेंट रिस्क है मोर्टेलिटी का, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बट ये वाला परसेंटेज याद रखनी है कि कितने परसेंट इंजेक्शन फ्रैक्शन होनी चाहिए। बाकी यही तो गलती है, जो लोग कप्लान को सर्जरी को खुद से पढ़ते हैं वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो हर चीज को रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। जबकि देखिए आपकी कप्लान खुद कह रही है do not memorize the specific percentages with respect to cardiac complications, just get an idea of what contributes to cardiac risk। जस्ट आपने इतना देखना है कौन सी चीज कार्डिक रिस्क है जिसमें आप फिटनेस नहीं देंगे पेशेंट को। पॉइंट्स, इसके पॉइंट्स याद नहीं रखने आपने। इंजेक्शन फ्रैक्शन याद रखें कि लेस देन 35% है तो बस फिटनेस नहीं देनी। बाकी इसमें मोर्टेलिटी रिस्क कितना है, एमआई का रिस्क कितना है, इसको याद नहीं रखना। दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कार्डिक रिस्क में, अगर इंजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35% है दिस पेशेंट इज नॉट फिट फॉर सर्जरी। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास होता है जी ये वाला, ये जुगुलर वेनस डिस्टेंशन वाला। मैंने बता दिया आपको, अगर पेशेंट को जुगुलर वेनस डिस्टेंशन है इसका मतलब इस पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, राइट हार्ट फेलियर है, और ये वर्स्ट सिंगल फाइंडिंग है। अच्छा, समटाइम्स कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आपने पेशेंट को अनफिट करना है सर्जरी के लिए तो एक से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होनी चाहिए पेशेंट को। लाइक पेशेंट को जुगुलर वेनस डिस्टेंशन हो, एमआई हो, एज ज्यादा होनी चाहिए, 3-4 कॉम्प्लिकेशंस हो, बाद में आपने इसको अनफिट करना। नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, एमआई, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन और इजेक्शन फ्रैक्शन, ये 3 चीजें ऐसी है कि इनमें से एक चीज भी अगर पेशेंट में प्रेजेंट है ना तो पेशेंट इज अनफिट फॉर द सर्जरी। तो जुगुलर वेनस डिस्टेंशन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है और ये सिंगल वर्स्ट फाइंडिंग है। ठीक है, प्रिडिक्टिंग हाई कार्डिक रिस्क, ये भी सिंगल वर्स्ट फाइंडिंग है जो आपको कहती है कि सर्जरी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो अगर आपने फिर भी सर्जरी करनी है, देखिए मेरी बात सुने। पहली बात तो ये, अगर जुगुलर वेनस डिस्टेंशन है, राइट हार्ट फेलियर, सर्जरी नहीं हो सकती, सर्जरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर सर्जरी भी लाजमी करनी है पेशेंट की, आपकी मजबूरी है, कोई ऐसा केस है, तो फिर आपने पहले क्या करना है, ट्रीट द पेशेंट विद एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, डिजिटालिस एंड डाययूरेटिक्स। पहले ये ड्रग्स देनी है आपने, उसके बाद आपने सर्जरी करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर किसी पेशेंट को जुगुलर वेनस डिस्टेंशन है, राइट हार्ट फेलियर है, पेडल एडिमा है, तो सर्जरी परफॉर्म नहीं करनी। लेकिन सर्जरी परफॉर्म करना आपकी मजबूरी है, पहले आप एस इनहिबिटर्स दें, एस इनहिबिटर्स दें, प्लस फिर आपने बीटा ब्लॉकर्स देने हैं, प्लस आपने डिजिटालिस देनी है, प्लस आपने पेशेंट को डायूरेटिक्स देने हैं। ये ड्रग्स दें, पेशेंट स्टेबलाइज हो जाएगा, फिर इसके बाद आपने पेशेंट की सर्जरी करनी है, जो भी आप सर्जरी करना चाहते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स देने से पेशेंट का जो हार्ट है वो स्टेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद आप सर्जरी कर सकते हैं। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35% है, इट मींस पेशेंट इज डजंट हैविंग एनी फिटनेस फॉर द सर्जरी, पेशेंट इज नॉट फिट फॉर द सर्जरी। दूसरा पॉइंट है, अगर जुगुलर वेनस डिस्टेंशन है तो राइट हार्ट फेलियर है, पेशेंट इज नॉट फिट फॉर द सर्जरी। अगर आप पेशेंट को सर्जरी के लिए फिट करना चाहते हैं, मजबूरी है, तो पहले ये वाले ड्रग्स दे दें। ये एमसीक्यू है, सिंपल सिंपल सी। उसके बाद है रिसेंट एमआई, ये तीसरा पॉइंट है, जो कि अगर ये इन तीनों में से कोई एक भी हो ना, पेशेंट इज नॉट फिट फॉर द सर्जरी। तो रिसेंट एमआई, recent MI is the next worst predictor of the cardiac complication। recent MI हो, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन हो, इजेक्शन फ्रैक्शन हो, ये वर्स्ट प्रिडिक्टर्स हैं कार्डियक कॉम्प्लिकेशन की। तो ऑपरेटिव मोर्टेलिटी विद इन 3 months ऑफ द इन्फार्क्ट इज 40%। वो कहता है अगर 3 महीने के अंदर अंदर पेशेंट को एमआई हुआ था और 3 महीने बाद अगर आपने सर्जरी की तो 40% चांस है उसको दोबारा इन्फार्क्ट हो जाएगा, एंड बट ड्रॉप्स टू 6% आफ्टर 6 मंथ। लेकिन अगर 6 मंथ के बाद आप सर्जरी करेंगे तो फिर उसका रिस्क 6% पे आ जाता है। फिर वही बात, ये परसेंटेज आपने याद नहीं करनी, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, यहां से कुछ आनी नहीं है। ठीक है, बस आप इतना याद रखें, अगर विद इन 6 मंथ रिसेंट एमआई हिस्ट्री है तो देयर फोर डिले सर्जरी लॉन्गर देन 6 मंथ फ्रॉम एमआई इज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अगर रिसेंट एमआई है तो सर्जरी को आपने 6 माह तक पोस्टपोन करना है, आफ्टर 6 मंथ आपने फिर उसकी सर्जरी करनी है। इतनी बात याद रखें, बस ये इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज याद नहीं रखनी, इनको छोड़ दें। लेकिन ये तो अगर किसी पेशेंट को हिस्ट्री है एमआई की और उसकी आपने सर्जरी कोशिश करें 6 माह बाद करें, लेकिन अगर मजबूरी है आपने उसकी सर्जरी हर हाल में करनी है, तो फिर क्या करना है आपने,
आपने पेशेंट को पहले आईसीयू में शिफ्ट करना है, आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद फिर भी बात ऑप्टिमाइज करना है, आपने ऑप्टिमाइज करनी है कार्डियक परफॉर्मेंस को, और उसको ऐसी ड्रग्स देंगे पेशेंट का हार्ट जो है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, फिर उसकी सर्जरी करें। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या है, इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35% है, इस पेशेंट की सर्जरी हो ही नहीं सकती, उसकी तो करनी ही नहीं है। दूसरा, अगर जुगुलर फिनस डिस्टेंशन है तो राइट हार्ट फेलियर है, इसकी सर्जरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर मजबूरन सर्जरी करनी है तो सर्जरी करने से पहले एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, डिजिटालिस एंड डायबिटिक्स ड्रग्स दें, उसके बाद सर्जरी करें। और तीसरा, अगर रिसेंट एमआई है तो विद इन 6 मंथ अगर एमआई है तो आपने 6 माह तक, एमआई को 6 माह गुजर जाए फिर सर्जरी करें। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, एमआई को 3 मंथ गुजरे हुए हैं, 2 मंथ गुजरे हुए हैं, लेकिन आप एक ऐसी सर्जरी कर रहे हैं, अगर वो सर्जरी नहीं करेंगे तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, फिर मजबूरी आप तो सर्जरी हर हाल में करनी है, अदरवाइज पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो आपने पेशेंट को पहले आईसीयू में शिफ्ट करना है, फिर उसके हार्ट को, कार्डियक को ऑप्टिमाइज करना है, फिर सर्जरी करनी है। तो ये तीन जो रिस्क है कार्डियक के, ये वो रिस्क है, अगर ये रिस्क आ गए तो आपने ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना है। और बिलीव मी और नॉट, एमसीक्यूज इन्हीं में से आनी है, इन्हीं तीन रिस्क में से आनी है। समझ आ गई है? ये वो वाले रिस्क है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और कौन से रिस्क फैक्टर्स आ सकते हैं कार्डियक में? इसके अलावा होता है गोल्डमैन इंडेक्स, इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको बोले, अच्छा ये पॉइंट्स भी याद नहीं रखने आपने, फिर भी बात है, ये पॉइंट्स भी याद नहीं रखने, इनको छोड़ दें, ये पॉइंट्स भी आपने याद नहीं रखने, दीज आर नॉट मच मोर इंपोर्टेंट। सर्जरी के लिए जो चीजें इंपोर्टेंट वो बताऊंगा। अगर वो आपको बोलता है जुगुलर वेनस डिस्टेंशन है, तो ये एविडेंस है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का, इसमें भी आप सर्जरी नहीं कर सकते। अगर एमआई है विद इन 6 मंथ, आपने 6 माह तक डिले करना है। इसके अलावा कौन से पॉइंट्स हैं? ये एक ये और इजेक्शन फ्रैक्शन वाला, ये तीन पॉइंट्स, तो अगर इनमें से कोई एक है तो आपने सर्जरी नहीं करनी। अगर दूसरे हैं तो सर्जरी के लिए पेशेंट अनफिट है, लेकिन इतना अनफिट नहीं है, हो सकती है सर्जरी। लाइक अगर पेशेंट को प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस है, ग्रेटर देन 5 पर मिनट है, तो आप जरा कॉन्शियस हो जाए, पेशेंट इज अनफिट फॉर द सर्जरी, बट ये प्रॉपर कंट्राइंडिकेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये आ जाए तो आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ा मसला है, सर्जरी नहीं हो सकती, नहीं, सर्जरी हो सकती है इसमें। ठीक है? या फिर रिदम अदर देन साइनस रिदम, या फिर पेशेंट को रिदमिक प्रॉब्लम है, अगर एज ग्रेटर देन 70 है, यू शुड बी कॉन्शियस कि यार इसमें दिल का इशू हो सकता है ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इमरजेंसी नेचर ऑफ सर्जरी, कोई ऐसी सर्जरी जिसको आप इमरजेंसी कर रहे हैं, फिर भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द हार्ट, कि हार्ट ब्लॉक हो सकता है। इसके अलावा अगर एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस है, पुअर मेडिकल कंडीशन है, सर्जरी विद इन द चेस्ट और एब्डोमेन, चेस्ट में या एब्डोमेन में कोई और सर्जरी कर रहे हैं, तब भी आपने दिल को चेक करना है कि यार दिल दिल में आपने केयरफुल रहना है कि वो बंद हो सकता है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो तीन है। अगर ये तीन इशू है तो आपने फिर इसके बारे में कॉन्शियस रहना है, आपने इसमें सर्जरी नहीं करनी जब तक आपने पेशेंट को स्टेबलाइज नहीं करना, सर्जरी को डिले करना है। बाकी द रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग कार्डियक कॉम्प्लिकेशन इज ओनली 1%, ये स्कोर वगैरह ये छोड़ दें, दिस पैराग्राफ इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये बिलीव मी और नॉट, ये जो परसेंटेज है इनमें से आपको आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। जी डॉक्टर साहब, ये थी कार्डियक रिस्क। अगर आपके पास एक पेशेंट आया किसी भी नॉन कार्डियक सर्जरी के लिए, तो आपने उसको कार्डियक फिटनेस कैसे देनी है? आपने पेशेंट की एको करा के उसकी इजेक्शन फ्रैक्शन चेक करनी है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 35। अगर लेस देन 35 है, आपने बोलना है भाई डिले करो उसकी सर्जरी जब तक इंजेक्शन फ्रैक्शन ठीक नहीं होती। उसके बाद अगर जुगुलर वेनस डिस्टेंशन है, तो आपने बोलना है भाई सर्जरी डिले करो। अगर हर हाल में करनी है तो पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करो इंट्रास के साथ। फिर आपने देखा कि पेशेंट को रिसेंट एमआई तो नहीं है विद इन 6 मंथ, अगर है तो 6 मंथ डिले करें। अगर डिले नहीं कर सकते तो पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करें, ऑप्टिमाइज करें उसके हार्ट को, फिर आप सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है? तो ये थी कार्डियक रिस्क, ये थी आपके ओल्ड एडिशन से। लेटेस्ट एडिशन क्या कहता है आपको? लेटेस्ट एडिशन के ऊपर आ जाए। लेटेस्ट एडिशन बेसिकली ये एक वो बनाता होता है इंडेक्स, नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट वंस अगेन। बेसिकली इसमें नंबर देखें, कुछ लोग कहते, अच्छा आपको एक और बात बताऊं, अगर मैं आपको बोलूं हमारे पास एक पेशेंट आया है, उसको प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस है, उसकी एज ग्रेटर देन 70 है, उसके इमरजेंसी नेचर ऑफ सर्जरी है, यूरोटिक वाल्व स्टेनोसिस है, आप देखा कितने रिस्क है, 3 से 4 रिस्क हो गए हैं इसको। अच्छा, अब आप इस पेशेंट का जो हार्ट है वो ज्यादा रिस्क पर है सर्जरी के दौरान, या फिर जिसकी इंजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35% है। अब एक पेशेंट है उसको एक ही प्रॉब्लम है, इंजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35% है। दूसरा पेशेंट है उसको 3 से 4 प्रॉब्लम्स है। तो कौन से पेशेंट को कार्डियक रिस्क ज्यादा है, बताएं मुझे, कौन से पेशेंट को कार्डियक रिस्क ज्यादा है? ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे जिसको 3 से 4 इश्यूज है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो तीन मैंने आपको बताया, इंजेक्शन फ्रैक्शन वाला, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन वाला और एमआई हिस्ट्री वाला, ये अगर सिंगल भी हो ना तो ये ज्यादा मैटर करते हैं। तो इसलिए कुछ एक वर्ड यूज होता है कि नंबर ज्यादा मैटर नहीं करते, बल्कि क्वालिटी मैटर करती है, कि कौन सा प्रॉब्लम है आपके दिल में, वो मैटर करती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसलिए नंबर ज्यादा मैटर नहीं करते, उसने यहाँ पर नंबर लिखे हैं आपके लेटेस्ट एडिशन में, तो ये नंबर ज्यादा मैटर नहीं करते। देखें फिर इसकी, यहां से देखें वो क्या कहता है यहाँ पर, वो कहता है रिवाइज्ड कार्डियक रिस्क इंडेक्स, ये एक इंडेक्स है, इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द रिस्क ऑफ कार्डियक कॉम्प्लिकेशन फॉर पेशेंट्स अंडरगोइंग नॉन कार्डियक ऑपरेटिव प्रोसीजर्स।
अंडर जनरल एनेस्थीसिया। जिनको आप जनरल एनेस्थीसिया होता है जिसमें आप पेशेंट को कंप्लीट तौर पर बेहोश करते हैं। लोकल होता है कि किसी एक जगह को आप वहां पर सोन कर वहां इंजेक्शन लगा के किसी एक जगह को आप वहां पर पेनलेस हो जाती है वो जगह। ठीक है। वो कहता है ये हम डेक्स करते होते हैं जिससे हम चेक करते होते हैं कि सर्जरी के प्रोसीजर के दौरान जनरल एनेस्थीसिया में नॉन कार्डियक हम सर्जरी कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी दिल की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फिर इस इंडेक्स में आप क्या चेक करते होते हैं? आप चेक करते हैं हिस्ट्री ऑफ इस्कीमिक कार्डियक डिजीज, वही बात एमआई तो नहीं है। हिस्ट्री ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और पेशेंट को पेडल एडिमा या फिर जुगुलर वेनस डिस्टेंशन तो नहीं है। हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक या फिर सेरिब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंट सीवीए। हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है या फिर हाइपोपरफियन की वजह से भी हो सकता है। डायबिटीज मेलिटस तो नहीं है पेशेंट को। क्रोनिक किडनी डिजीज तो नहीं है अगर क्रेटिनिन ग्रेटर देन 2 mg पर डीएल है। प्लान्ड सर्जरी फॉर थोरेसिक, क्योंकि ये वो वाली सर्जरीज हैं इंफ्रा इंग्वाइनल वेस्कुलर सर्जरी हो, इंट्रा एब्डोमिनल हो, थोरेसिक हो, ये जरा सीरियस सर्जरीज होती हैं। अगर ये सर्जरी कर रहे हैं तो इसका दिल रिस्क के ऊपर है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये वाली चीजें प्रेजेंट है तो इसका जो कार्डियक है वो रिस्क के ऊपर है। दिस इज नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट थे वो तीन मैंने आपको बता दिए। ठीक है। फिर द रिस्क ऑफ कार्डियक डेथ, कार्डियक अरेस्ट और नॉन फिटल पेरी ऑपरेटिव मायोकार्डियल इंफेक्शन इज बेस्ड ऑन टोटल स्कोर। वो कहता है अगर जीरो फैक्टर्स हैं, ये ऊपर वाले फैक्टर जो है, अगर जीरो फैक्टर है तो इतना रिस्क है, इतने फैक्टर है तो इतना रिस्क है, दिस इज नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट। फिर भी बात है परसेंटेज छोड़े, इसको छोड़े, परसेंटेज को याद रखना आपने। उसके बाद नोट क्या है? नोट यह है कि जितनी भी जनरल इनेस्थेटिक्स ड्रग्स है या फिर सर्जरी है, आप कोई भी नॉन कार्डियक सर्जरी कर रहे हैं या फिर जनरल इनेस्थेटिक्स एनेस्थीसिया आपने पेशेंट को दिया है बेहोश करने के लिए, ये चीजें डिक्रीज करती है इनोट्रोपी को, आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये चीजें डिक्रीज करती हैं। किसको भाई? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करती है भाई? डिक्रीज करती हैं। और एक्टोपी को इंक्रीज करती है। एक्टोपी होती है आपकी प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। ये मैंने आपको भी बताया था इधर, प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, इसको आप बोलते हैं एक्टोपी। जब आप जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को देते हैं तो उस वक्त उसकी प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शंस बढ़ जाती है, एक्टोपी बढ़ जाती है और इनोट्रोपी कम हो जाती है, यानी उसकी कंट्रैक्शन यानी इजेक्शन फ्रैक्शन मजीद कम हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है इसके। तो ये थी आपकी फर्स्ट एड स्टेप। अब सॉरी, मैं फर्स्ट एड वो आया हुआ है ना सारा, फर्स्ट एड पढ़ा पढ़ा के स्टेप 1 और स्टेप 2 वही माइंड में आ रहा है। तो ये थी आपका कार्डियक रिस्क। ठीक है, के प्लान से। अब आई होप कि आपको कोई क्वेश्चन, अब इसको मैं करता हूं हमारे एडिशनल नोट से। अच्छा, अब इसमें देखें आप, वो कहते हैं अगर आपके पास एक प्री ऑपरेटिव असेसमेंट क्या है, आपके पास एक पेशेंट आया है, जनरल सर्जरी उसकी आपने करनी। अब आपने कार्डियोवैस्कुलर रिस्क आपने चेक करना है। अगर पेशेंट को कोई कोरोनरी स्टेंटिंग हुई हुई थी, पेशेंट को एमआई हुआ था, आपने उसका स्टेंट डाला था, तो ये भी आपने पॉइंट, ये इजाफी पॉइंट है, इसको आपने चेक करना है। इंजेक्शन फ्रैक्शन, जुगुलर वेनस डिस्टेंशन और एमआई वाला, वो 3 पॉइंट्स थे। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं। वो कहता है अगर कोरोनरी स्टेंटिंग थी तो आपने इलेक्टिव सर्जरी को डिले करना है। कितना डिले करना है? अगर आपने बेयर मेटल स्टेंट लगाया था तो 1 मंथ, और अगर आपने ड्रग इलूटिंग स्टेंट लगाया था तो 1 ईयर आपने डिले करना है सर्जरी को। ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है ना, जब अगर ये ब्लॉक हो जाती है सीएडी में या फिर एमआई में, तो आप क्या करते हैं, एक एक होता है बेयर मेटल स्टेंट, मेटल का आप इधर स्टेंट लगा देते हैं जिसको ओपन रखता होता है, इसको ओपन कर देता है वो, तो इजीली यहां से ब्लड फ्लो गुजरता रहता है और आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई होती रहती है। दूसरा होता है ड्रग एलुटिंग स्टेंट, केस में आप ड्रग रख देते हैं, जो वो ड्रग है वो ऐसे ऐसे यहाँ से रिलीज होती रहती है और इसको ओपन रखती है। तो ये दो अलग तरह के स्टेंट है। अगर वो कहता है अगर आपने बेयर मेटल स्टेंट लगाया था, ठीक है, तो अब आपने 1 मंथ तक नॉन कार्डियक सर्जरी नहीं करनी, 1 मंथ तक डिले करना है। और अगर आपने ड्रग एलुटिंग स्टेंट लगाया हुआ था पेशेंट को, तो 1 ईयर आपने सर्जरी को डिले करना है। ठीक है। नेक्स्ट है पोस्टपोन सर्जरी इफ, अगर पेशेंट को अनस्टेबल अंजाइना है। एक होता है स्टेबल अंजाइना। स्टेबल अंजाइना होता है कि जो पेशेंट है वो जब उसको एक्सर्शनल पेन होता है, जब वो काम करेगा उसको दर्द होगा, जब वो स्कून करेगा ठीक हो जाएगा। अनस्टेबल अंजाइना जो है वो रेस्ट के दौरान भी पेन है, एक्सरसाइज के दौरान भी पेन है। ठीक है, तो आपने सर्जरी को पोस्ट या फिर एम आई है विद इन लास्ट 60 डेज। अच्छा, ये कुछ बॉक्स में 60 डेज लिखा गया है, कुछ बॉक्स में 6 मंथ लिखा गया, तो आप 6 मंथ्स को फॉलो करें। ठीक है, 6 मंथ्स को, लेकिन 60 डेज को भी माइंड में रखें, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो क्या करना है आपने, सर्जरी को पोस्टपोन करना है अगर अनस्टेबल अंजाइना है, और अगर एमआई है 6 मंथ्स के लिए आपने पोस्टपोन करना है इसको। ठीक है। उसके बाद है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर जुगुलर वेनस डिस्टेंशन है तो आपने पेशेंट को उसको उसकी सर्जरी को डिले करना है। पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करना है ड्रग्स के साथ। कौन सी ड्रग्स थी? ये वाली ड्रग्स, ये वाली ए इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर्स, डिजिटालिस और आपकी जो है ना वो डायूरेटिक्स, इनसे आपने पेशेंट को पहले क्या करना है, स्टेबलाइज करना है। उसके बाद ईसीजी। अच्छा, जब आपके पास कोई भी पेशेंट आ जाए नॉन सर्जरी वाला, आप उसकी कार्डियक फिटनेस, आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और आप उसकी कार्डियक फिटनेस देना चाहते हैं, तो क्या आप हर हाल में ईसीजी करेंगे? नो, ईसीजी इज नॉट रिक्वायर्ड इन हेल्दी पेशेंट्स। अगर इट इज, इफ देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इरिथमिया की हिस्ट्री है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज की हिस्ट्री है, या फिर दूसरी कोई भी कार्डियक डिजीज हुई है, पेशेंट आपके पास आएगा फिटनेस लेने दिल की, हार्ट की,
वो कहेगा मैं कोलेसिस्टमी कराना चाहता हूँ, मुझे सर्जन ने कहा है कि आपके पास आऊं फिटनेस लूं सर्जरी की, मेरी फिटनेस, मुझे फिटनेस दे। आप उससे सीएडी, एरिथमिया, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, अदर कार्डियक डिजीज की हिस्ट्री लें। अगर हिस्ट्री है तो ईसीजी करें, ईसीजी चेक करें। अगर ईसीजी नॉर्मल है, पेशेंट इज फिट। अगर ईसीजी अब नॉर्मल है, पेशेंट इज अनफिट। तो ये भी आपने चेक कर। उसके बाद रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि अगर हाई रिस्क सर्जरी है और एंड पुअर फंक्शनल कैपेसिटी है, एक मिनट, पुअर फंक्शनल, एक मिनट यार, पुअर फंक्शनल कैपेसिटी है, और पुअर फंक्शनल कैपेसिटी के लिए एक वर्ड यूज करता है, टर्म यूज करता है, लेस देन 4 मैक्स, डू स्ट्रेस टेस्ट, और उसके बाद अदरवाइज प्रोसीड टू सर्जरी। अगर स्ट्रेस टेस्ट, ये इसको छोड़ दे, इट इज नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पल्मोनरी। अच्छा खैर, ये तो था कार्डिक सर्जरी। कार्डिक सर्जरी में चीजें जो थी मैंने आपको बता दी, आप कर पाएंगे। एडिशनल पॉइंट्स क्या आते हैं, स्टेंटिंग वाला देखें। अगर बेयर मेटल स्टेंट था तो 1 मंथ तक सर्जरी को डिले करें। ड्रग इलूटिक स्टेंट था तो 1 ईयर तक डिले करें। अगर अनस्टेबल अंजाना था, एमआई था, तो 6 मंथ्स के लिए डिले करें। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर तो पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करें। ईसीजी हर पेशेंट में नहीं करेंगे, जिनमें हिस्ट्री होगी उनमें ईसीजी करेंगे, ठीक है। तो यहां से भी हो गया, यहां से भी कार्डिक रिस्क हो गया, और आपका इधर से भी कार्डिक रिस्क हो गया। जी डॉक्टर साहब, अबाउट कार्डिक रिस्क डू यू हैव एनी क्वेश्चन, कि कौन से कार्डिक जो पेशेंट्स हैं उनको आप फिटनेस नहीं देंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास पल्मोनरी रिस्क। अब नेक्स्ट है पल्मोनरी रिस्क। अच्छा, अब आपके पास एक पेशेंट आया है, वो पेशेंट, उसने पेंडेक्टोमी करानी थी, अपेंडिक्स रिमूव करनी थी, या फिर कोलिसिस्टेक्टोमी, गॉल ब्लैडर रिमूव कराना था। अब वो पेशेंट पहले गया हार्ट वाले के पास, हार्ट वाले ने उसको फिटनेस दे दी कि इसका दिल ओके है, नो इजेक्शन फ्रैक्शन उसकी ठीक है, उसको एमआई की हिस्ट्री नहीं है, उसको जुगुलर वेनस डिस्टेंशन या फिर हार्ट फेलियर नहीं है, पेशेंट इज फिट फॉर द सर्जरी फॉर द हार्ट, हार्ट उसका फिटनेस में है। अब आपने लंग्स चेक करने हैं। अच्छा, लंग्स चेक करने के लिए आप क्या करते होते हैं, आप चेस्ट एक्सरे करते होते हैं, यस। आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते होते हैं, ठीक है। आप उसके अलावा आप एपीजीज करते होते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैसेस, कि आप देखते होते हैं कि किसी उस पेशेंट को जो है ना ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई तो नहीं, ये टेस्ट करते होते हैं। तो जब भी आपके पास कोई पेशेंट आ जाए, आपके पास एक पेशेंट आया, वो आपसे फिटनेस लेने आया है लंग्स की, तो क्या आप हर पेशेंट का एक्सरे, पीएफटीज, एपीजीज करेंगे? नहीं। अगर आप पेशेंट से पूछेंगे स्मोकिंग, इट इज अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर। आप पेशेंट से स्मोकिंग की हिस्ट्री लें, स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं है तो आपने चेस्ट एक्सरे नहीं करना, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट नहीं करना, एपीजी नहीं करना। अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री है तो फिर ये टेस्ट करने हैं, ठीक है। और अगर दूसरा होता है सीओपीडी, तीसरा होता है अस्थमा। ये तीन रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर पेशेंट को अस्थमा है, सीओपीडी है, स्मोकिंग है, या इन तीनों में से कोई एक भी है, तो आपने फिर ये टेस्ट करने हैं। अगर स्मोकिंग नहीं करता, सीओपीडी नहीं है, अस्थमा नहीं है, फिर टेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो स्मोकिंग है, सीओपीडी, अस्थमा है, फिर आपने ये टेस्ट करना है। आपको पता है सीओपीडी के ऑलमोस्ट 90% केसेस में स्मोकिंग होती है। तो जब भी आपके पास एक पेशेंट आ जाए, आपने अस्थमा और सीओपीडी को कैसे डीडी करना होता है। आपके पास एक पेशेंट आ गया है और वो कहता है मुझे सांस का मसला होता है, मैं अपनी सांस बाहर नहीं निकाल सकता, तो आपने पेशेंट से पूछना है स्मोकिंग करते हो या कभी की थी लाइफ में। अगर वो कहता है यस स्मोकिंग करता हो, तो वो सीओपीडी होती है। अगर वो उसकी स्मोकिंग हिस्ट्री नहीं है, तो वो अस्थमा होता है। तो आपने ये दो चीजें इनमें डीडी करना होता है। तो अगर आपके पास स्मोकिंग का, सीओपीडी, अस्थमा का पेशेंट आ गया है, फिर आपने उसका एक्सरे करना है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और एबीजीज करने होते हैं, अदरवाइज नहीं करने होते हैं। अच्छा, अब आप इस पेशेंट को कैसे चेक करेंगे फिट फिट है कि नहीं है फिट। आपने एक्सरे करना है। अगर आपको एक्सरे के ऊपर एबनॉर्मल फाइंडिंग्स मिली है, आपको सीओपीडी, अस्थमा, स्मोकिंग के साइड इफेक्ट्स नजर आए हैं, तो फिर आपने पहले एक्सरे करना है। नेक्स्ट टेस्ट आपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के ऊपर आप FEV1 चेक करते होते हैं, FEV1, ठीक। FEV1 अगर डाउन है, अगर लो है, तो दिस पेशेंट इज नॉट फिट फॉर द सर्जरी। अगर FE1 डाउन है, तो नेक्स्ट टेस्ट आपने करना होता है, एबीजीज करने होते हैं, आर्टेरियल ब्लड गैस। इसमें आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड चेक करना होता है। वो अगर आपको एलिवेट मिलता है, दिस पेशेंट इज अनफिट फॉर द सर्जरी। तो पहले आप ये सुन ले, व्हाट इज FEV1, व्हाट इज FEV1, FEV। अच्छा, पहले ये सुन ले सीओपीडी या फिर अस्थमा के पेशेंट में होता क्या है। सीओपीडी और अस्थमा, आपको पता है कि लेट्स सपोज ये आपकी एल्वोलाई है। जो सीओपीडी अस्थमा का पेशेंट है, ये जो पेशेंट है ना, जब सांस लेता है, इसके एल्वुलाई ऐसे फूल, ऐसे ऐसे बैर की तरफ नॉर्मल जाते हैं। लेकिन आपके एल्वुलाई में एक होती है रिकॉइल फोर्स, जैसे आप गुब्बारे में हवा भरे, हवा निकाले तो गुब्बारा दोबारा वापस जाता है। आपके एल्वुलाई भी इसी तरह है, हवा अंदर लेके आएंगे, एल्वुलाई फूल जाएंगे, हवा बाहर निकालेंगे, तो ये इनमें होती है रिकॉइल फोर्स, ये वापस रिकॉइल होते हैं और एयर बाहर निकल जाती है। अगर सीओपीडी और अस्थमा हो, तो ये जो रिकॉइल फोर्स है ये कम हो जाती है, रिकॉइल फोर्स कम हो जाती है, तो जो एयर है वो अंदर फंस जाती है। आप एयर को प्रॉपर एक्सेल नहीं कर सकते बैर, अंदर ले तो आते हैं
लेकिन प्रॉपर बाहर एक्सेल नहीं कर सकते, इसकी रिकॉइल फोर्स कम पड़ जाती है, तो एयर अंदर फंस जाती है। जब इस पेशेंट की एयर अंदर फंस जाएगी तो क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड को यहां से एक्सेल कर पा रहे हैं? नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा। इसीलिए तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, तो इसलिए जब आप एबीजीज करेंगे तो आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड आपको एलिवेट मिलेगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एलिवेट है, इसका मतलब इस पेशेंट को सीओपीडी या अस्थमा है, दिस पेशेंट इज अनफिट फॉर द सर्जरी। और दूसरा FEV1 क्या है? आपको पता है, ये जो मैंने आपको ये साइकिल बताया था, ये तो मैंने कहा था, जब आप नॉर्मली जब एक पेशेंट इनहेल करता है, फिर एक्सहेल करता है, फिर इनहेल करता है, फिर एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, इसको आप बोलते होते टाइडल वॉल्यूम, कि नॉर्मल इनहेल एक्सहेल कर रहा है। फिर पेशेंट ने एक्सहेल किया, फिर पेशेंट एक लंबी आप एक लंबी सांस ले, पेशेंट एक लंबी सांस लेता है, ठीक ठीक, ये एक लंबी सांस ली, लंबी सांस लेने के बाद मैक्सिमम लंबी सांस ली, मैक्सिमम इनहेल किया, मैक्सिमम इनहेल करने के बाद आप एक्सहेल करते हैं, और जो फर्स्ट सेकंड में आप जो एक्सहेल करते हैं, आप एक्सहेल करने लगे हैं मैक्सिमम इनहेल करने के बाद, फिर आप फर्स्ट सेकंड में जो एक्सहेल करेंगे, दैट इज कॉल्ड FEV1। FEV1 उसको आपने मैक्सिमम इनहेल किया, मैक्सिमम इनहेल करने के बाद आपने एक्सहेल किया जल्दी जल्दी, आप जो फर्स्ट सेकंड में जितनी एयर बैल एक्सहेल कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड FE1। और आप पहले सेकंड में तकरीबन जितनी आप आपने बहुत बड़ा इनहेल किया था, जितना आपने इनहेल किया उसका 80% आप पहले सेकंड में बाहर निकाल देते हैं। तो FEV1 80% होती है नॉर्मली। तो अगर आपने इस पेशेंट को FEV1 कराया, कि मैक्सिमम इनहेल करवाया फिर एक्सहेल करवाया, जब एक्सहेल करवाया अगर उसका FEV1 लेस देन 80% है, तो उसका मतलब उसका FEV1 डाउन है। अगर FEV1 डाउन है, एबीजीज में कार्बन डाइऑक्साइड एलिवेट मिल रही है क्योंकि वो रिकॉइल नहीं कर रहा, तो इस पेशेंट को सीओपीडी है, अस्थमा है, स्मोकिंग की हिस्ट्री है, दिस पेशेंट इज नॉट फिट फॉर द सर्जरी। तो ये भी आपने स्मोकिंग को देख लेना है। अगर फिर इस पेशेंट की आपने सर्जरी कैसे करनी है? इस पेशेंट की अगर आप सर्जरी करने लगे हैं, उस पेशेंट को आप बोलेंगे 4 to 8 वीक्स आपने सर्जरी से पहले 4 to 8 वीक्स आपने जो है ना वो अपनी स्मोकिंग कम कर देनी है, क्योंकि ये वाला पेशेंट स्मोकिंग छोड़ तो नहीं सकता, तो आपने या तो इसको छुड़ा दें, अगर छुड़ा नहीं सकते तो स्मोकिंग कम करवाएं सर्जरी से 4 से 8 हफ्ते पहले, बाद में सर्जरी कर सकते हैं। और साथ में आपने इंटेंसिव रिस्पिरेटरी थेरेपी करनी होती है, ये लिखा हुआ ऊपर इंटेंसिव रिस्पिरेटरी थेरेपी। ये क्या होती है? आपने फिजिकल थेरेपी करनी है, पेशेंट को एक्सपेक्टोरेंट्स देनी है उसको, ताकि उसका जो बलगम अंदर फंसा हुआ वो बाहर निकले, इंसेंटिव स्पेरोमीटर उसको एक्सरसाइजेस करवानी है, ह्यूमिडिफाइड एयर देनी है, उसको नेबुलाइजेशन करना है, ताकि पेशेंट का हार्ट जरा सॉरी लंग्स जो है ना वो स्टेबल हो और सर्जरी के दौरान कोलैप्स ना करे। तो पल्मोनरी रिस्क में आपने सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या? आपकी स्मोकिंग, स्मोकिंग की हिस्ट्री। अगर पेशेंट को स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं है, सीओपीडी नहीं है, अस्थमा नहीं है, दिस पेशेंट इज फिट। अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री है, फिर सीओपीडी है या नहीं है डजंट मैटर, अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री है फिर आपने टेस्ट करने हैं, चेस्ट एक्सरे करें, अब नॉर्मल है तो पीएफटीज करें, पीएफटीज के ऊपर अगर आपको FEV1 डिक्रीज मिली है, इसका मतलब पेशेंट प्रॉपर एक्सेल नहीं कर पा रहा। नॉर्मल पेशेंट जैसे ही एक्सेल करेगा तो पहले सेकंड में 80% बाहर निकाल देगा। अब ये वाला पेशेंट इसका मतलब एक्सेल नहीं कर रहा, मतलब रिकॉइल फोर्स डिक्रीज है, तो इसकी FEV1 डिक्रीज है, मतलब सीओपीडी या फिर अस्थमा है। ठीक है, फिर आपने एबीजीज करने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपको एलिवेट मिलेगी, आप इस पेशेंट की सर्जरी को डिले करेंगे। 4 to 8 वीक्स बिफोर सर्जरी आपने स्मोकिंग को स्टॉप करना है या फिर बहुत कम कर देनी है, और दूसरा इंटेंसिव रिस्पिरेटरी थेरेपी देनी है पेशेंट को, ताकि उसके लंग्स जरा बेटर हो जाए। ठीक है, तो ये आपने इस तरह आपने फिटनेस, ये पल्मोनरी के वाले से आपने अपने माइंड में चीजें रखनी होती है। देखिए इसकी रीडिंग देखें, स्मोकिंग इज बाय फार द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इंक्रीज पल्मोनरी रिस्क। स्मोकिंग की वजह से पल्मोनरी रिस्क बढ़ जाता है ड्यूरिंग सर्जरी। द प्रॉब्लम, अच्छा एक और बात होती है इसमें, प्रॉब्लम क्या? एक लफ्ज होता है ऑक्सीजनेशन, एक लफ्ज होता है एक होता है वेंटिलेशन। तो इसमें से भी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि इसमें ज्यादा मैटर क्या करता है पल्मोनरी रिस्क में, वेंटिलेशन की ऑक्सीजनेशन? ऑक्सीजनेशन होती है कि आप कितनी ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे हैं, ब्लड को या फिर टिश्यूज को, और वेंटिलेशन होती है कि कितनी कार्बन ऑक्सीजन अंदर लेके आ रहे हैं और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एक्सहेल कर रहे हैं। तो बताएं सीओपीडी अस्थमा में ज्यादा मैटर कौन सी करती है, ऑक्सीजनेशन के वेंटिलेशन? ऑफ कोर्स वेंटिलेशन, क्योंकि इसमें हम एबीजीज देख रहे हैं, FEV1 देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी एक्सहेल हो रही है, हम इनहेल एक्सहेल देख रहे हैं, तो इसमें वेंटिलेशन ज्यादा मैटर करती होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये वेंटिलेशन वाला भी। तो देखें, वो कहता है द प्रॉब्लम इज कंप्रोमाइज्ड वेंटिलेशन मोर देन कंप्रोमाइज्ड ऑक्सीजनेशन। इसमें वेंटिलेशन ज्यादा इशू है, क्योंकि सर्जरी के दौरान उसकी वेंटिलेशन अगर बंद हो गई तो पेशेंट तो सांस नहीं ले पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल नहीं पाएगा, तो पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इंक्रीज पीसीओ एबीजीज के ऊपर और डिक्रीज FEV1 पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के ऊपर आर मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर्स ऑफ एडवांस डिजीज। ठीक है, तो अगर स्मोकिंग हिस्ट्री और प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD, एक मिनट,
सीओपीडी हो, ठीक है, या अस्थमा हो, तो यू शुड लीड टू एवेल्युएशन विद पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अगर स्मोकिंग की हिस्ट्री है, सीओपीडी की हिस्ट्री है, अस्थमा की हिस्ट्री है, आपने एक्सरे करना है, फिर आपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करना है। अगर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो फिर आपने एबीजीज करने हैं, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में आपको एफईवी1 डिक्रीज मिलेगा, एबीजीज के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड एलिवेट मिलेगी, पेशेंट इज अनफिट। फिर क्या करनी है, आपने स्मोकिंग सेशन करवानी है 8 वीक्स पहले, 4 to 8 वीक्स, 1 to 2 months बिफोर सर्जरी। और इंटेंसिव रिस्पिरेटरी थेरेपी करनी है, वो कौन सी मैंने बता दी है। प्रोसीड इलेक्टिव, अच्छा फिर सुन लें, मैं अभी तक जितने भी आपको फिटनेस की चीजें बता रहा हूँ, ये पर इलेक्टिव सर्जरी के लिए है, इमरजेंसी सर्जरी के लिए नहीं है। जो इमरजेंसी सर्जरी हो उसमें बस आप सर्जरी कर लेते हैं, उस वक्त पेशेंट के अगर लंग्स में इश्यू है तो उनको आप ऑप्टिमाइज करें, हार्ट में इश्यू ऑप्टिमाइज करें और सर्जरी करें, ठीक है। आप इधर से भी रीडिंग देख लें, ठीक है। अब वो कहता है कि स्मोकिंग इज बाय फार द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंक्रीज पल्मोनरी रिस्क। द प्रॉब्लम इज कंप्रोमाइज्ड वेंटिलेशन, हाई पीसीओटी होगा, एलई लो फोर्स एक्सपेक्टेड वॉल्यूम इन 1 सेकंड, एफईवी1 वो आपको डिक्रीज मिलेगा, रेदर देन कंप्रोमाइज्ड ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन की निस्बत वेंटिलेशन ज्यादा इशू है, क्योंकि वेंटिलेशन मैं आपको बता रहा हूं, अगर वेंटिलेशन का इशू होगा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, एफईवी1 डिक्रीज हो जाएगा। स्मोकिंग हिस्ट्री और द प्रेजेंस ऑफ सीओपीडी शुड लीड टू एवेल्यूशन। एवेल्यूशन क्या है कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करें, अगर वो एबनॉर्मल आ गए हैं फिर एबीजीज लें, अगर एबीजीज एबनॉर्मल आ गया तो फिर दिस पेशेंट इज नॉट फिट। 4 to 8 वीक्स पहले स्मोकिंग को सेसेशन करें, बंद करें और इंटेंसिव थेरापी दे पेशेंट को, ठीक है। अब हमारे नोट से देख लेते हैं कि इजाफी पॉइंट्स क्या है इसके। वही है पल्मोनरी, अगर स्मोकिंग है तो आइडली स्टॉप 4 to 8 वीक्स बिफोर सर्जरी, डिक्रीज पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। अगर स्मोकिंग के साथ आप इस पेशेंट की सर्जरी करेंगे, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। लेकिन अगर आप सर्जरी से 4 to 8 वीक्स पहले स्मोकिंग बंद कर देंगे तो ये पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस को कम कर देगा, आपकी हेल्प करेगा थोड़ा। अच्छा, लेकिन अगर आप स्मोकिंग हिस्ट्री है, पेशेंट को सीओपीडी है, अस्थमा है, लेकिन इसकी सर्जरी आपने लाजमी करनी है, तो आपने पेशेंट को पहले ऑप्टिमाइज करना है। अगर सीओपीडी, अस्थमा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपने भी अगर है ना पेशेंट को, रात को सोते हुए अचानक पेशेंट उठ के बैठ जाता है, ये इश्यू भी है तो पेशेंट इज नॉट फिट। लेकिन अगर हर हाल में सर्जरी करनी है, पहले ऑप्टिमाइज करें पेशेंट को। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करें, अगर अनएक्सप्लेन्ड एक्सरसाइज इंटॉलरेंस है, वो मैंने बता दिया आपको, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आपने कब करना है, कैसे करना है, ठीक है। तो अगर स्मोकिंग हिस्ट्री है, सीओपीडी, अस्थमा डाउट है, तो आपने पीएफटीज करने हैं। पीएफटीज में एफईवी1 डाउन मिला तो आपने एबीजीज करने हैं। पीसीओ2 अगर आपको एलिवेट मिला, दिस पेशेंट इज अनफिट फॉर द सर्जरी, पहले स्मोकिंग को बंद करवाएं 4 to 8 वीक्स पहले, और आपने पेशेंट की इंटेंसिव जो है ना वो थेरेप्यूटिक थेरापी करनी है उसकी, ठीक है। उसके बाद आपने उसकी सर्जरी करनी है। जी डॉक्टर साहब, आंट टेलर एनी क्वेश्चन अबाउट कार्डियक रिस्क, अबाउट पल्मोनरी रिस्क। नेक्स्ट है हमारे पास हिपैटिक रिस्क। अच्छा, हिपैटिक रिस्क कर लें। अच्छा, हिपैटिक रिस्क कर लेते। अच्छा, हिपैटिक रिस्क में जो है ना, इसमें दो चीजें आपने चेक करनी है। एक होता है इसका, इसमें जैसे बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, परसेंटेज बहुत लिखी हुई है, लेकिन आपने परसेंटेज चेक नहीं करनी, आपने दो बातें चेक करनी। एक होता है इसका चाइल्ड पग सिस्टम, एक ये वाला, और दूसरा होता है इसका मेल्ड स्कोर। क्या होता है भाई, इसका मेल्ड स्कोर। अच्छा, इसमें आपने क्या याद रखना है कि जो चाइल्ड पग सिस्टम है, चाइल्ड पग सिस्टम की 3 तरह की कैटेगरी होती है। इसकी ये सिस्टम के ऊपर आप स्कोर बनाते होते हैं। यहां मैं आपको डिटेल में स्कोर नहीं बता रहा क्योंकि वो मेन टॉपिक नहीं है। आपको जो एमसीक्यूज आएगी वो ये आएगी कि चाइल्ड पग स्टोर में अगर ए कैटेगरी है और बी, ए कैटेगरी होती है माइल्ड, ये माइल्ड है, बी कैटेगरी होती है मॉडरेट, कि ये मॉडरेट डिजीज है, और सी कैटेगरी होती है ये सवेयर डिजीज है, सवेयर। अगर चाइल्ड पग सिस्टम में ए बी कैटेगरी है तो इसमें सर्जरी एक्सेप्टेबल है, इसमें सर्जरी आप कर सकते हैं, पेशेंट इज यस ओके, यू कैन डू द सर्जरी। बट इफ इसमें आपका स्कोर आ गया सी में, तो दिस इसमें कंट्राइंडिकेटेड है सर्जरी, सर्जरी आप इसमें नहीं कर सकते। और मेल्ट स्कोर की अगर हम बात करें, अगर मेल्ट स्कोर आ गया लेस देन, ये एक मिनट, एक मिनट, कहाँ चला गया, एक मिनट, यहाँ पे था ये, हिपैटिक हिपैटिक हिपैटिक, हाँ जी, 15 15, ये मुझे नंबर भूल गया था, ठीक है। अगर आपका मेल्ट स्कोर आ गया लेस देन 15, अगर मेल्ट स्कोर है लेस देन 15, आप इस पेशेंट की सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन अगर मेल्ट स्कोर है ग्रेटर देन 15, दिस पेशेंट इज कंट्राइंडिकेटेड फॉर द सर्जरी। तो ये पॉइंट इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है हिपैटिक के। जिस तरह मैंने हार्ट के बताए थे, हिपैटिक के ये वाले पॉइंट्स इंपोर्टेंट है। आपने चाइल्ड बर्थ सिस्टम चेक किया, वो कहता है आपको, हमने पेशेंट हमारे पास एक कोलोसिस्टेक्टोमी के लिए आया है, ठीक है, उसको चाइल्ड बर्थ सिस्टम के ऊपर उसको टाइप सी मिली है, तो बताया इसकी सर्जरी हो सकती है, नहीं, ये कंट्रा इंडिकेटेड है। ए बी में हो सकती है, एक्सेप्टेबल है, इधर नहीं है। फिर वो कहता है कि अपेंडेटोमी का पेशेंट है या फिर कोलिसिस्टेक्टोमी का पेशेंट है, उसका मेल्ट स्कोर लेस देन 15 है, सर्जरी हो सकती है, यस। ग्रेटर देन 15 है, सर्जरी हो सकती है, नहीं। एक और बात जो इसमें इंपोर्टेंट आपने याद रखनी है, वो भी वो सुन ले बस। वो क्या है कि ये चाइल्ड पग सिस्टम स्कोर, ये निकालते कैसे होते हैं उसको छोड़ दें,
लेकिन निकालने के लिए इसके लिए चीजें कौन कौन सी चेक करते हैं वो सुन ले, वो याद रख ले बस। इसके लिए आपने एसाइटीज देखनी है। अगर पेशेंट को एसाइटीज है, बिलुरुबिन है, क्लॉटिंग मतलब प्रोथ्रम्बिन टाइम, आईएनआर अगर इंक्रीज्ड है, ग्रेटर देन 1.5 है, आईएनआर ग्रेटर देन अगर 1.5 है। और डाइट, डाइट में आपने चेक करना है सीरम एल्बुमिन, अगर एल्बुमिन का लेवल डाउन है, इंसफेलोपैथी मतलब पेशेंट अगर कंफ्यूज्ड है, ठीक है, उसको इंसफेलोपैथी है, अगर ये चीजें प्रेजेंट है तो इसका मतलब लिवर इज नॉट ओके। अगर ये थोड़ी चीजें प्रेजेंट है, कम ए बी स्कोर होगा। अगर ज्यादा चीजें इकट्ठे डाल गई इकट्ठे कोमुलेट हो गई है, आई एम गोना स्टार्ट इन दिस रेकी, तो अगर सारी चीजें इकट्ठे शामिल हो गई है तो फिर ये सी में चला जाएगा, इसमें कंट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। देख आपको पता है एसाइटिस कब होती है, जब सिरोसिस होती है। बिलिरुबिन जब कोई इश्यू हो आपके लिवर का। क्लॉटिंग, आईएनआर क्यों बढ़ जाता है, ये सिंथेटिक फंक्शन है आपके लिवर का, जब उसमें सिरोसिस हो। डाइट, एल्बुमिन अगर सीरम एल्बुमिन अगर डाउन है, वो भी उसका सिंथेटिक फंक्शन है। इनसेफेलोपैथी, आपका लिवर मेटाबोलाइज करता होता है NH3 को, याद है आपको, आपका लिवर NH3 को मेटाबोलाइज करता है। अगर लिवर ओके नहीं है, NH3 मेटाबोलाइज नहीं होगा, तो NH3 आपके ब्रेन में कुमुलेट होगा और आपको इंसफेलोमेथ, पेशेंट कंफ्यूज होगा, ठीक है। इसकी अपने प्रेजेंस या फिर एब्सेंस चेक करनी होती है, ठीक है। और अगर ये फाइंडिंग्स हैं आपको, तो अगर ये फाइंडिंग्स ज्यादा होंगी तो इसमें फिर टाइप सी वाली होगी, फिर इसमें सर्जरी नहीं हो सकती। फाइंडिंग्स कम होगी तो टाइप ए या बी होगी, सर्जरी इसमें एक्सेप्टेबल होती है। उसके बाद मेल्ट स्कोर। आप मेल्ट स्कोर कैसे चेक करते होते हैं? मेल्ट स्कोर में हम जो है ना, जस्ट सीरम बिलिरुबिन चेक करते होते हैं, क्रिएटिनिन का लेवल चेक करते हैं और आईएनआर का लेवल चेक, ये तीन चीजें चेक करते होते हैं। अगर ये चीजें कम है तो स्कोर कम है, अगर चीजें ज्यादा है तो स्कोर ज्यादा है। अगर ग्रेटर देन 15 स्कोर है तो मेल्ट स्कोर ज्यादा, सर्जरी नहीं हो सकती। तो ये बातें आपने, मोस्ट इंपोर्टेंट बातें ये वाली थी, ठीक है, हिपैटिक सर्जरी में। बाकी सारी इसकी मैं रीडिंग आपको करा देता हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाली इसके पॉइंट्स थे। देखिए इसकी आप रीडिंग देख लो, एक मिनट, लेट मी क्लियर इट। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, आप इसकी रीडिंग देखें। वो कहता है पेरी ऑपरेटिव रिस्क ड्यू टू हिपैटिक डिजीज इज स्ट्रेटिफाइड बाय सेवरल सिस्टम्स, मोस्टली मोस्टली दो है, चाइल्ड बर्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम और मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज, मेल्ड। इन दोनों, द मोस्ट कॉमन डिजीज अफेक्टिंग द लिवर इज अल्कोहलिज्म। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो मोस्ट कॉमन डिजीज है जो आपके हार्ट को इफेक्ट करती है, हिपैटिक रिस्क को इंक्रीज करती है, वो अल्कोहलिज्म है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, वो आपसे हिस्ट्री में पूछेगा, पेशेंट हमारे पास आया है, अल्कोहल की हिस्ट्री है उसमें। तो आपने चाइल्ड पग स्टोर चेक करना है, इसमें ये चीजें हेल्प आउट करती होती हैं। चाइल्ड पग स्टोर स्कोर के ऊपर अगर आपको ए बी सिस्टम मिला है तो एक्सेप्टेबल है, सी मिला है तो कंट्राइंडिकेटेड है। और चाइल्ड बग सिस्टम में आप क्या चीजें चेक करते होते हैं? ए बी सी डी ई। ए से एसाइटिस, बी से बिलिरुबिन, सी से क्लॉटिंग। बेसिकली आप क्लॉटिंग में प्रोथ्रम्बिन टाइम, आईएनआर चेक करते होते हैं। इट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन 1.5, क्योंकि अगर आईएनआर ग्रेटर देन 1.5 है तो इसका खून बहुत पतला है, आप पेशेंट की सर्जरी करेंगे तो ब्लीडिंग हो जाएगी। तो आईएनआर मस्ट बी लेस देन 1.5, ठीक है। और डाइट में आपने सीरम एल्बुमिन चेक करनी है, ठीक है। डी डाइट मतलब सीरम एल्बुमिन, क्योंकि आपकी एल्बुमिन डाइट से भी कोरिलेट करती है ना। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो एल्बुमिन डाउन होगा आपका। ई से इंसफेलोपैथी, इंसफेलोपैथी प्रेजेंट है कि या फिर एब्सेंस है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ फिर दोबारा परसेंटेज लिखी हुई है, इनको मैं बता देता हूं बट नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो कहता है मोर्टेलिटी रेट 40% होता है अगर इज प्रिडिक्टेबल, अगर बिलिरुबिन ग्रेटर देन 2 mg पर डीएल है, एल्बुमिन लेस देन 3 ग्राम पर डीएल है, और प्रोथ्रम्बिन टाइम ग्रेटर देन 16 सेकंड है, या फिर इंसफेलोपैथी है। अगर ये चीजें हैं तो मोर्टेलिटी रिस्क 40%। आप इतना याद रख लें, अगर किसी पेशेंट को ये वाली चीजें आ रही हो, वो आपको एमसीक्यूज में बोले कि बिलिरुबिन ग्रेटर देन 2 है, बिलिरुबिन एल्बुमिन लेस देन 3 है, प्रोथ्रम्बिन टाइम ग्रेटर देन 16 हो, पेशेंट को इंसफेलोपैथी हो, तो इस पेशेंट की सर्जरी नहीं हो सकती। ये परसेंटेज याद नहीं रखें, कितने परसेंट मोर्टेलिटी है, कितनी नहीं है, कितनी। अगर ये चारों चीजें इकट्ठे आ गई हैं, ठीक है, बिलिरुबिन ग्रेटर देन 2 है, एल्बुमिन लेस देन 3 है, आईएनआर ग्रेटर देन 16 है, इंसफेलोपैथी, चार चीजें आ गई, अगर ये इकट्ठे आ गई हैं इतनी इतनी इतनी, तो सर्जरी नहीं हो सकती, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया इसमें आपने पॉइंट्स याद नहीं रखने, इसमें आपने परसेंटेज याद नहीं रखनी, जस्ट वर्ड याद रखने हैं। जैसे मैंने आपको इधर इधर वर्ड्स बताए थे, आपको आपको कार्डिक वाली में, कार्डिक वाली में आपको आपने वर्ड याद रखने हैं बस। जुगुलर वेनस डिस्टेंशन वाला आ जाए, एमआई वाला आ जाए, प्रीमेच्योर वेंट्रल कंट्रैक्शन, तो आपने इनमें जरा कॉन्शियस रहना है बस। तो वर्ड याद रखने हैं बस आपने, वर्ड्स, ठीक है, ठीक है, वर्ड्स याद रखने हैं आपने। कहाँ गया? हाँ जी। उसके बाद मोर्टेलिटी 80 to 85% होती है, इज प्रेडिक्टेबल इफ थ्री ऑफ द अबव प्रेजेंट। अगर अगर मेरी बात सुने, अगर इन तीनों में से कोई एक प्रेजेंट है, जो मैंने आपको ऊपर वाले बताए हैं, बिलिरुबिन ग्रेटर देन 2, एल्बुमिन लेस देन 3, और प्रोथ्रम्बिन ग्रेटर देन 16 है, या फिर इंसफेलोपैथी है, इन चारों में से कोई एक है, तो मोर्टेलिटी रिस्क 40% है, सर्जरी इज लिटिल बिट एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर
ऊपर चार वालों में से तीन प्रेजेंट है, तीन इकट्ठे आ गए हैं, तो फिर 80 to 85% रिस्क है। और अगर चारों आ गए हैं, फिर आपका 100% रिस्क है मोर्टेलिटी का। फिर आपने इसमें सर जी बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। या फिर पहली बात, ये अगर आपका ओनली बिलीरुबिन ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, इसमें रिस्क है, हेपेटिक रिस्क है, बट नॉट कंट्राइंडिकेटेड, ठीक है, 40% मोर्टेलिटी रिस्क है। अगर एल्बुमिन लेस देन 3 है, फिर भी 40% है। अगर आइनर ग्रेटर देन 16, एक एक अगर प्रेजेंट है, एक एक, तो मोर्टेलिटी रेट 40 है। अगर तीन इकट्ठे आ गए हैं, बिलीरुबिन ग्रेटर देन 2 है, प्लस एल्बुमिन लेस देन 3 है, प्लस आईएनआर ग्रेटर देन 16 है, तो 80 to 85% रिस्क है। और अगर चारों मिल गए हैं, बिलीरुबिन ग्रेटर देन 2 है, एल्बुमिन लेस देन 3 है, आईएनआर ग्रेटर देन 16 है, इन चारों इकट्ठे मिल गए, इंसेफेलोपैथी भी है, अब 100% रिस्क है, अब 100% रिस्क है। एक और केस, एक और केस, आपके पास एक पेशेंट आ गया है, उसकी बिलीरुबिन अकेले ही ग्रेटर देन 4 mg है, इधर बिलीरुबिन कितनी थी, 2 mg, तो ये ज्यादा रिस्क वाला नहीं था। अगर बिलीरुबिन ग्रेटर देन 4 है, तो आपने और कुछ भी नहीं देखना। अगर ओनली बिलीरुबिन ग्रेटर देन 4 है, तो ये हाई रिस्क पेशेंट है। और दूसरा, एल्बुमिन अलोन, अगर एल्बुमिन अकेले ही लेस देन 2 है, इधर थी लेस देन 3, अगर लेस देन 3 है तो इतना रिस्क नहीं है, लेकिन प्लस साथ में कोई और रिस्क है तो वो रिस्क बन जाएगा। लेकिन अगर एल्बुमिन लेस देन 2 है, तो किसी और की जरूरत ही नहीं है, ये अकेला ही काफी है, ये कंट्राइंडिकेटेड है। और इसी तरह ब्लड अमोनिया कंसेंट्रेशन इज ग्रेटर देन 150, अगर ब्लड अमोनिया कंसेंट्रेशन ग्रेटर देन 150 है, तो किसी और चीज को देखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बातें आपने इसकी याद रखनी है। कैसे भला, कि अगर बिलीरुबिन ग्रेटर देन 2 है, एल्बुमिन लेस देन 3 है, एजिना ग्रेटर देन 16 है, इंसेफेलोपैथी है, अगर ये अकेले अकेले हैं तो 40% रिस्क है। अगर तीन इकट्ठे हैं तो 80-85% रिस्क है। अगर चार इकट्ठे हैं तो फिर 100% रिस्क है, ठीक है। लेकिन अगर बिलीरुबिन अकेला है, बिलीरुबिन अकेला है लेकिन ग्रेटर देन 4 है, अब भी 80-85% रिस्क है। और एल्बुमिन अकेला है लेकिन लेस देन 2 है, अब भी 80-85% रिस्क है। और ब्लड अमोनिया अकेला है लेकिन ग्रेटर देन 150 है, अब भी 80-85% रिस्क है, ठीक है। इधर भी देखिए, इधर अगर बिलीरुबिन अकेली है तो 40% रिस्क है, क्योंकि वो ग्रेटर देन 2 है। लेकिन अगर बिलीरुबिन इधर अकेली है, ग्रेटर देन 4 पे चली गई है, तो वो फिर 80-85% रिस्क है। तो ये बात है। ये था आपका चाइल्ड पग सिस्टम। उसके बाद आपका माइल्ड स्कोर। मेल्ट स्कोर में हम सीरम एल्बुमिन, क्रिएटिनिन, आईएनआर चेक करते होते हैं टू प्रिडिक्ट सर्वाइवल एंड एस्टिमेट हेपेटिक। उसके लिए आप मेल्ट स्कोर के लिए फिर वही बात है, वही परसेंटेज लिखी हुई है, ठीक है। बस आपने इतना याद रखना है, अगर मेल्ट स्कोर ग्रेटर देन 15 है तो रिस्क बढ़ जाता है, लेस देन 15 है तो आप सर्जरी कर सकते हैं इसकी। तो ये था आपका हिपैटिक। इधर से आ जाए हिपैटिक के बारे में। हिपैटिक रिस्क क्या है, प्रिडिक्टर्स ऑफ मोर्टेलिटी आर स्ट्रेटिफाइड बाय चाइल्ड बर्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। इसमें ए, बी, सी, डी, ई, ये आप चेक कर सकते होते हैं। 40% मोर्टेलिटी है अगर ये चीजें प्रेजेंट है, और 80 to 85% है अगर तीन प्रेजेंट है, अगर चारों प्रेजेंट है तो 100%, और अगर अकेले प्रेजेंट है लेकिन इतना तरह उनकी वैल्यू है, तो ये अकेले ही काफी है कंट्राइंडिकेशन के लिए। इधर से आ जाए एडिशनल नोट्स हमारे हमारे पास लिवर के जो थे, ठीक है। आप इधर इधर आ जाएं। लिवर चाइल्ड पग क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस जो मैंने लिखे हुए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्लास ए और बी है तो सर्जरी एक्सेप्टेबल है, क्लास सी है चाइल्ड पग क्लासिफिकेशन में तो हाई सर्जिकल रिस्क है। आपने फिर इसमें बिलीरुबिन चेक करनी है, इंसेफेलोपैथी, एसाइटिस, एल्बुमिन, ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम, वही आईएनआर, ये चीजें चेक करके आपने इसको क्लास करनी होती है, ठीक है। तो चाइल्ड पग क्लासिफिकेशन में ये वाली चीजें चेक करनी है, उसके मुताबिक क्लास बननी है। क्लास ए एंड बी एक्सेप्टेबल है, क्लास सी हाई सर्जिकल रिस्क है। मेल्ट स्कोर लेस देन 50 है एक्सेप्टेबल, ग्रेटर देन 15 है हाई सर्जिकल रिस्क है। अच्छा, मेल्ट स्कोर चेक करने के लिए आप ये चीजें चेक करते होते हैं, ये तीन। तो बस इतना याद रखें, मेल्ट स्कोर के लिए ये चीज, तीन तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। और मेल्ट स्कोर लेस देन 15 है तो सर्जिकल एक्सेप्टेबल है, ग्रेटर देन 15 है तो हाई रिस्क सर्जरी है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास हम देख लेते हैं जी किडनी को, रेनल को। अब रेनल पे आ जाए। अच्छा, इधर इसने हिपैटिक दिया हुआ है, पल्मोनरी दिया हुआ है, कार्डिक दिया हुआ है। कार्डिक हो गया, पल्मोनरी हो गया, हिपैटिक हो गया। अब इसने दो और छोड़े हुए हैं, न्यूट्रिशनल वाला और मेटाबॉलिक वाला, इसने इतने दिए हुए। कितने दिए हुए हैं, इधर भी वही है, हिपैटिक है, पल्मोनरी है, हो गया है, कार्डिक है, ये तीन हमने कर दिए हैं। कार्डिक वाला हो गया, पल्मोनरी वाला हो गया, हिपैटिक वाला हो गया, न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक रह गई है। तो ये इसने नहीं दिए प्लान ने, मैंने दिया रेनल का। रेनल का रिस्क चेक करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अगर किसी पेशेंट को रेनल फिटनेस देनी है तो उसका क्रेटिनिन चेक कर लें। अगर क्रेटिनिन ग्रेटर देन 2 mg/dl है तो इसको इंक्रीज सर्जिकल रिस्क है। उसका क्रेटिनिन नॉर्मल होना चाहिए, अगर क्रेटिनिन ज्यादा है तो उसको सर्जिकल रिस्क है। फिर आपने उसके इलेक्ट्रोलाइट चेक करने हैं, कर लेने हैं।
यूरिन एनालिसिस करना है, एल्बुमिन का लेवल चेक करना है और पीटीआईएनआर चेक कर लेना है, ठीक है। नॉट मच मोर इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है रेनल फिटनेस के लिए? अगर क्रिएटिनिन ग्रेटर देन 2 mg पर डीएल है तो दिस पेशेंट इज कंट्राइंडिकेटेड, दिस पेशेंट इज नॉट फिट। रेनल में इतना याद रख लें बस कि अगर सीरम क्रिएटिनिन ग्रेटर देन 2 mg है तो दिस पेशेंट इज नॉट फिट। लिवर वाला हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हिमाटोलॉजी। हिमाटोलॉजी इज आल्सो नॉट गिवन इन योर केपलान सर्जरी बुक। हिमाटोलॉजी को मैं यहां से करा, अगर आपके पास एक पेशेंट आ गया और उसकी हीमोग्लोबिन लेस देन 7 है तो उसकी आप सर्जरी नहीं कर सकते। सर्जरी करने के लिए हीमोग्लोबिन ग्रेटर देन 7 होनी चाहिए बिफोर सर्जरी। और प्लेटलेट्स काउंट आपको पता है ये 1,50,000 से लेकर 4,50,000 तक इनका नॉर्मल काउंट होता है। तो अगर इनका काउंट लेस देन 50,000 है तो आप सर्जरी नहीं कर सकते। सर्जरी करने के लिए प्लेटलेट्स का काउंट ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए। इसका काउंट प्लेटलेट्स का ग्रेटर देन 50,000 होना चाहिए। कोएगुलेशन आप आईएनआर, अगर आईएनआर मस्ट बी लेस देन 1.5%। अगर आईएनआर ग्रेटर देन 1.5% है तो सर्जरी के दौरान पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो आईएनआर ये आपने मेंटेन रखना है, ठीक है। उसके बाद एंटीकोएगुलेशन मैनेजमेंट। अगर कोई पेशेंट वारफरिन के ऊपर है, अगर किसी पेशेंट को थ्रम्बस बनने, क्लॉट बनने का खतरा है किसी भी वजह से, तो पेशेंट वारफरिन ले रहा है, तो आपने उस पेशेंट की वारफरिन को 4 to 5 days बिफोर सर्जरी बंद करना होता है। वैसे 1 वीक कर लें आप इसको, 1 वीक पहले आपने बंद करना होता है। फिर आपका क्वेश्चन है सर जी हमने इस पेशेंट का 1 वीक पहले वारफरिन बंद की है तो इस पेशेंट को पहले से ही क्लॉट बनने का खतरा है, फिर हमने क्या करना है? तो फिर हमने इस पेशेंट को लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देनी होती है। इसको बोलते हैं ब्रिजिंग, कि एक ड्रग को छोड़कर दूसरी ड्रग के ऊपर आप ब्रिजिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब पेशेंट को क्लॉट बनने का खतरा भी है, उसकी सर्जरी भी करनी है, तो वारफरिन तो छुड़ानी है ताकि सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो वारफरिन छुड़ाएंगे तो 1 वीक पहले छुड़ाएंगे। अब क्लॉट तो बन सकता है, फिर उस क्लॉट को ना नहीं बनने देना आपने, उसके लिए आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन करनी होती है। फिर आपने लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को 24 घंटे पहले छोड़ना होता है, सर्जरी से पहले, ठीक है, ये छोड़ दे। या फिर दूसरी टर्म सिंपल यूज करें कि आईएनआर मस्ट बी लेस देन 1.5%। सिंपल सी बात है, वारफरिन छुड़ाए, आईएनआर को लेस देन 1.5 पे लेके आ जाए। लेकिन जैसे ही वारफरिन छुड़ाए, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन आपने ये ब्रिजिंग करते रहना, इसको नहीं छोड़ना, इसको 24 घंटे पहले छोड़ना है। और जब सर्जरी हो जाए, सर्जरी के राइट आफ्टर 24 आवर्स बाद दोबारा आपने या तो वारफरिन स्टार्ट कर दें या लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन दोबारा स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल because I lost my brother just because of it। तो आपने अगर किसी पेशेंट की सर्जरी करनी है तो वारफरिन 1 वीक पहले छुड़ाना है ताकि ब्लीडिंग ना हो, या फिर 4 to 5 days पहले छुड़ाना है, या फिर इतना वारफरिन छुड़ाएं कि आईएनआर लेस देन 1.5 आ जाए। लेकिन वारफरिन छुड़ा के आपने पेशेंट को ऐसे ही छोड़ देना, उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन देते रहना है, ठीक है। फिर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को 24 घंटे पहले छोड़ देना है, फिर आपने ऑपरेट करना है। अच्छा, और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन की जो आपने आखिरी डोज देनी है पेशेंट को, जो 24 घंटों से जो आखिरी आपने डोज दी थी पेशेंट को, 24 घंटे पहले तो बंद करनी है, लेकिन जो आपने आखिरी डोज दी थी वो आपने देनी भी 50% है। जितनी आप दे रहे थे नॉर्मली उसको, उसका 50% आपने उसकी डोज देनी है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये होता है कि अगर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन 24 घंटे पहले बंद करनी होती है, कुछ लोग अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन यूज करते होते हैं, वो भी हेपरिन की टाइप है, वो आपने 90 मिनट्स पहले बंद करनी होती है, 1 आवर 90 मिनट्स पहले आपने वो बंद करनी होती है, ठीक है। और अगर इन्फेक्शन डिजीज है, एक्यूट कोई इन्फेक्शन है, तो कैंसल, पोस्टपोन द इलेक्टिव सर्जरी। अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो करना ही नहीं है, उसकी सर्जरी को आपने पोस्टपोन करना है, अदरवाइज रिस्क बढ़ सकता होता है, उसको आपने पोस्टपोन करना होता है। जी डॉक्टर साहब, इसको देखें, दोबारा देख लें इसको, हिमाटोलॉजी वाली को दोबारा देख लें इसको। अगर हीमोग्लोबिन मस्ट बी ग्रेटर देन 7, हीमोग्लोबिन लेस देन 7 है तो सर्जरी कंट्राइंडिकेटेड है। प्लेटलेट्स काउंट्स मस्ट बी ग्रेटर देन 50,000, अगर उससे उनसे कम है तो पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि आपको पता है प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो हीलिंग नहीं होगी, ब्लड क्लॉट नहीं बनेंगे और आपको ब्लीडिंग हो जाएगी सारी। कोएगुलेशन, आईएनआर मस्ट बी लेस देन 1.5%। अगर वारफरिन यूज कर रहे हैं तो छुड़ाएं, आईएनआर 1.5 पे लेके आए, लेकिन वारफरिन छुड़ा के उसको लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के ऊपर डालें, और 24 घंटे पहले लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को भी छुड़ा दें, लेकिन उसकी 50% डोज देनी है, अपनी लास्ट डोज। तो ठीक है, ये ब्रीजिंग आप, ठीक है। अच्छा, लास्ट डोज ग्रेटर देन 24 आवर्स बिफोर सर्जरी, और 50% आपने यूरिल डोज देनी है, लास्ट इंजेक्शन आपने जो देना है उसका। अगर अनफ्रैक्शनेटेड है तो आपने लास्ट 90 मिनट्स उसको पहले छुड़ा देना है, लास्ट डोज 90 मिनट्स पहले देनी है। और अगर एक्टिव एक्यूट इन्फेक्शन है तो उसको भी आपने पोस्टपोन करना सर्जरी को फिर भी। जी डॉक्टर साहब, ये थी हिमेटोलॉजिकल। तो हिमेटोलॉजिकल क्या है, आपने कैसे फिटनेस देनी हिमेटोलॉजिकली, मैंने बता दिया है। हीमोग्लोबिन मस्ट बी ग्रेटर देन 7, प्लेटलेट्स मस्ट बी ग्रेटर देन 50,000, कोएगुलेशन मस्ट बी लेस देन 1.5%। वारफरिन छुड़ाएं, ब्रिजिंग करें लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन के ऊपर। वारफरिन छुड़ाएं, जब आईएनआर 1.5 पे आ जाए फिर सर्जरी करें।
और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन 24 घंटे पहले छुड़ानी है। अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन आपने 90 मिनट्स पहले छुड़ानी है। इन्फेक्शन डिजीज है तो सर्जरी को आपने डिले करना है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास और कौन सा रह गया? चले अब न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशनल और मेटाबॉलिक। अच्छा इसको छोड़ दे, न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक बाद में कराता हूँ। अभी अभी हमारे नोट्स जो हम पढ़ रहे हैं इनको हम सीक्वेंस से पढ़ते रहे। इनमें हमने ये कार्डियोवास्कुलर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद पल्मोनरी भी कर लिया है, उसके बाद रेनल भी कर लिया है, रेनल के बाद हमने लिवर भी कर लिया है, लिवर के बाद हमने हीमाटोलॉजी भी कर लिया है। हीमाटोलॉजी के बाद अब हम करते हैं कुछ मेडिकेशंस होती हैं। उन मेडिकेशंस के लिए आपने बड़ा फोकस करना होता है। कुछ मेडिकेशन को आपने कंटिन्यू रखना है, कुछ को आपने होल्ड करना होता है। मेडिकेशंस के बाद बस फिर न्यूट्रिशनल और वो रह जाएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इनके एमसीक्यूज भी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी देख लें मेडिकेशंस, कौन सी मेडिकेशंस आपने कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, और कौन सी मेडिकेशन आपने होल्ड करनी है, और अगर होल्ड करनी है तो कितनी देर पहले होल्ड करनी है। ये बातें सुन लें, ये भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपकी कप्लान सर जी में नहीं देगी। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम दे के आते हैं फिर कहते हैं सर जी से जो एमसीक्यूज थी वो कप्लान से बाहर आई हुई थी, आउट ऑफ कोर्स। वो भाई जो आउट ऑफ कोर्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो इधर से पढ़ लें। कुछ एमसीक्यूज आती है सर कप्लान से बाहर, तो मैं बता रहा हूँ आपको, बताता जाऊंगा, ठीक है। तो कौन सी आपने मेडिकेशन कंटिन्यू रखनी है? स्टैटिन है, बीटा ब्लॉकर्स है और इंसुलिन है, इनको आपने कंटिन्यू रखना है। क्योंकि सर्जरी के दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होंगी तो ये उल्टा उसमें हेल्प करेंगे आपको। तो स्टैटिन, बीटा ब्लॉकर्स, इंसुलिन, इनको आपने आपने कंटिन्यू रखना है, इनको आपने नहीं छोड़ना। अगर पेशेंट यूज कर रहा है तो, अगर यूज कर रहा है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट यूज नहीं कर रहा फिर भी यूज कराया, ठीक है। और दूसरा, जो इंसुलिन की आपने लास्ट डोज देनी है, रिड्यूस डोज ऑन दी डे ऑफ सर्जरी, जिस तरह आपने सर्जरी करनी है उस दिन भी आपने इंसुलिन देनी है, ठीक है, इंसुलिन नहीं छोड़नी। लेकिन उसकी डोज जरा, क्यों? क्योंकि जब आप सर्जरी करने लगते हैं ना, तो सर्जरी से पहले आप पेशेंट को एनपीओ करते हैं, नथिंग पर ओरल। आप उसको कहते हैं खाना पीना छोड़ दो, ठीक है, तो क्योंकि जब पेशेंट कुछ खाएगा नहीं, उसका ग्लूकोज इंक्रीज नहीं होगा, तो इंसुलिन की इतनी नीड नहीं होगी। इसलिए इंसुलिन, इसमें कोई कोई मकसद नहीं है कि इसकी क्यों आप वो रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वैसे आपने बस रिड्यूस कर देना है, ठीक है। एंड नथिंग पर ओरल करना है आपने, नथिंग पर ओरल करते हो तो इसलिए इंसुलिन की नीड ज्यादा नहीं होती। तो ड्रग्स कौन सी आपने कंटिन्यू करनी है? स्टेटन, बीटा ब्लॉकर और इंसुलिन, इनको कंटिन्यू रखना, नहीं छोड़ना। ड्रग्स होल्ड कौन सी करनी है? आपने एस इनहिबिटर्स होल्ड करने हैं, आर्ब्स होल्ड करने। कब होल्ड करने हैं? जिस दिन आप सर्जरी कर रहे थे उसकी मॉर्निंग को, होल्ड ऑन द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी। जिस दिन सर्जरी कर रहे हैं उसकी सुबह सुबह आपने एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स छोड़ देने हैं, पहले नहीं छोड़ने, उसी दिन छोड़ने हैं, ठीक है। और डाययूरेटिक्स, डाययूरेटिक्स भी आपने होल्ड करने, होल्ड ऑन मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी। तो एस इनहिबिटर्स हो, आर्ब्स हो, डाययूरेटिक्स हो, ये आपने मॉर्निंग ऑफ सर्जरी होल्ड करने होते हैं। और जो एनसेड्स हैं, अगर पेशेंट एनसेड्स के ऊपर है तो स्टॉप 1 वीक बिफोर सर्जरी, इसको एक सर्जरी से 1 हफ्ता पहले आपने बंद करना होता है। आई एम सॉरी, खुश्क हो गया गला। उसके बाद एंटी प्लेलेट जो ड्रग्स हैं, आपने बैलेंस रखना होता है, क्योंकि आपने ब्लीडिंग में और थ्रोम्बोटिक रिस्क में बैलेंस रखना होता है। ये ना हो कि आप एंटी प्लेलेट्स इतना ज्यादा यूज करें कि सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग हो जाए, और ये ना हो कि आप इतना उनको छुड़ा दें कि क्लॉट बन जाए, पेशेंट की डेथ हो जाए। तो इन दोनों को आपने बैलेंस रखना होता है। अगर पेशेंट एस्पिरिन यूज कर रहा है तो उसको आपने 5 से 7 दिन पहले, सर्जरी से पहले बंद करना होता है। और अगर क्लोपिडोग्रिल, ये एंटी प्लेलेट है, ये वाली ड्रग भी ये यूज कर रहा है, तो इनको इसको आपने 7 दिन पहले इसको आपने क्या करना होता है भाई? होल्ड करना होता है। तो याद कैसे रखना है? क्लोपिडोग्रिल, 2 एल आ रहे हैं, ये भी एल आ रहा है, ये भी एल आ रहा है, तो एल को 7 बनाने में बड़ी आसानी होती है। ये देखिए एल है, उसको 7 बना दें। तो क्लोपिडोग्रिल को 7 दिन पहले बंद करें, ठीक है। और जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन एंटी प्लेलेट है, एस्पिरिन को 5 से 7 दिन पहले बंद कर दे, सॉरी 5 से 10 दिन पहले बंद कर दे, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रख लें, प्लेलेट ऐसा होता है ना, प्लेटलेट इससे कल का होता है, इधर 1 लगा दे तो 10 बन जाएगा, ठीक है। तो एस्पिरिन को आपने 10 दिन, 5 से 10 दिन पहले छोड़ना है, क्लोपिडोग्रिल को 7 दिन पहले छोड़ना है। एनसेड्स को आपने 1 वीक पहले छोड़ना है, 1 वीक। एनसेड में एक आई आ रहा है, तो इसको 1 वीक आपने पहले छोड़ना है, आई 1 वीक, ठीक। डायूरेटिक्स और एस आप तो आपने उसी मॉर्निंग छोड़ना है। स्टेटन्स और बीटा ब्लॉकर्स, और आपने इंसुलिन को कंटिन्यू रखना है, बस इंसुलिन की डोज आपने जरा रिड्यूस कर देनी है एट द डे ऑफ सर्जरी। उसके बाद ओरल कंट्रासेप्टिव्स। अच्छा इसके बारे में एक बात याद रख लें, अगर आपके पास एक पेशेंट आया है, उसको पहले से थ्रम्बो इम्बेलिक इवेंट्स का खतरा हुआ हुआ है, ठीक है, उसको पहले से उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर कोई इस तरह की हिस्ट्री है उसको, तो आपने उस पेशेंट को ओरल कंट्रासेप्टिव छुड़ा देने हैं। ओरल कंट्रासेप्टिव अगर वो यूज कर रहा था तो वो छुड़ा दें, ये हाई रिस्क है। क्योंकि आपको पता है ओरल कंट्रासेप्टिव ऐप पर कोई अवेलेबल स्टेट है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स आपकी थ्रम्बस क्लॉट बनवाते होते हैं। तो अगर किसी पेशेंट की थ्रम्बस की हिस्ट्री क्लॉट है, क्लॉट की हिस्ट्री है, तो उसको ओरल कंट्रासेप्टिव छुड़ा दें, ये जो फीमेल यूज करती है। और उसके बाद अगर फीमेल की, अगर आपके पास फीमेल आई है, उसकी एज ग्रेटर देन 50 है और वो फीमेल है,
और वो स्मोकिंग करती है और वो ओरल कंट्रासेप्टिव यूज कर रही है, तो इसको हाई रिस्क है सर्जरी का, तो उसके ओरल कंट्रासेप्टिव छुड़ाए पहले। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आई हुई थी कि एक फीमेल है, उसकी कोलिसिस्टेक्टोमी करनी है, पेंडेक्टोमी करनी है, एज 35 है, फीमेल है, स्मोकर है, तो बताएं ओरल कंट्रासेप्टिव भी ले रही है, तो इसकी सर्जरी हो सकती है? नहीं, इसकी सर्जरी कंट्राइंडिकेटेड है। पहले ओरल कंट्रासेप्टिव छुड़ाए, या फिर कोई भी पेशेंट आ गया आपके पास, उसके उसके पास हिस्ट्री थी थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट्स की, तो ओरल कंट्रासेप्टिव आपने छुड़ाने हैं। उसके बाद जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, इनका क्या करना है? इनमें आपकी जो सल्फोनाइल ड्रग है, इसको आपने मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी होल्ड करना होता है। और जो मेटफॉर्मिन है, होल्ड बिफोर सर्जरी। क्यों? क्योंकि मेटफॉर्मिन की वजह से आपको लैक्टिक एसिडोसिस हो सकती है, स्पेशली रेनल डिस्फंक्शन हो सकता होता है, ये लैक्टिक एसिडोसिस करा सकती है आपकी मेटफॉर्मिन। उसको आपने सर्जरी से पहले उसको भी आपने होल्ड करना होता है। तो मेटफॉर्मिन को होल्ड करें, सल्फोनाइल यूरेज को आप मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी कौन सी आपने ड्रग्स को होल्ड करना होता है? सल्फोनाइल यूरेज को होल्ड कर रहे हैं मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी के ऊपर। ठीक है, उसके अलावा डायूरेटिक्स को, एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स को, इनको मॉर्निंग ऑफ सर्जरी आपने होल्ड करना होता है। और 1 वीक पहले एनसेड्स को, ये मैंने बता दिया, एनसेड्स आई से 1 वीक, एंटी एस्पिरिन 5 to 10 डेज, क्लोपिडोग्रल 7 डेज पहले, ओरल कंट्रासेप्टिव्स इनको भी आपने होल्ड करना होता है। उसके बाद आपकी जो मेटफॉर्मिन है, इसको भी आपने होल्ड करना होता है। जी डॉक्टर साहब, इन इन ड्रग्स को आपने होल्ड करना है। मेटफॉर्मिन को होल्ड करना है, सल्फोनाइल को मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी होल्ड करना है, ओरल कंट्रासेप्टिव होल्ड करने हैं, एस्पिरिन 5 to 10 डेज, क्लोपिडेग्रेल 7 डेज, एनसिड्स 1 वीक, डायूरेटिक्स, एस इनहिबिटर्स, आर्ब्स, मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी आपने इनको होल्ड करना होता है। और ये ड्रग्स आपने कंटिन्यू रखनी होती है। ये था आपके पास मेडिकेशन का रिस्क फैक्टर्स कि कौन सी मेडिकेशन कंटिन्यू रखनी है, कौन सी छोड़नी है। इन्फेक्शन डिजीज है, नहीं कर सकते। अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन है, 90 मिनट्स 1 आवर पहले छुड़ा दें। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है, 24 घंटे पहले छुड़ा दें। लास्ट डोज 50% देनी है आपने। और वारफरीन है तो उसको 1 वीक पहले छुड़ा दें, या फिर इतना छुड़ाएं कि आईएनआर 1.5 पे आ जाए। ठीक है, अगर आइडर मस्ट बी लेस देन 1.5, ठीक है, प्लेटलेट्स काउंट मस्ट बी ग्रेटर देन 50,000, हीमोग्लोबिन मस्ट बी ग्रेटर देन 7। और अगर ये मेड स्कोर लेस देन, ये मेड स्कोर मैंने बता दिया आपको, ये भी मैंने बता दिया लिवर वाला। उसके बाद ये रेनल के लिए आपने क्रेटिनाइन चेक कर लेना है। उसके बाद ये अगर लंग में स्मोकिंग हिस्ट्री है, सीओपीडी अस्थमा है, तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने हैं। अगर FEV1 डिक्रीज्ड है, तो फिर आपने एपीजीज करने हैं। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है, तो ये कंट्राइंडिकेटेड है। इसके लिए पहले पेशेंट की स्मोकिंग छुड़वाए 4 to 8 वीक्स पहले, और उसकी थेरेपी करवाएं, बाद में सर्जरी कर सकते हैं। बाकी ये हार्ट की मैंने आपको बार बार बता दी थी कि कौन कौन सी इसकी है। इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35% है, कंट्राइंडिकेटेड है। जूलर वेनस डिस्टेंशन है, तो पहले पेशेंट को स्टेबलाइज करें। वो कैसे स्टेबलाइज आप कर रहे थे, मैंने आपको बता दी चीजें बार बार। वो बीटा ब्लॉकर जो चीजें थी, कहाँ गया भाई, वो ये वाली, एस इनहिबिटर्स, बीटा ब्लॉकर, डिजिटालिस और डाययूरेटिक्स। और अगर एमआई की हिस्ट्री है विद इन 6 मंथ्स, तो नहीं करें। अगर करना लाजमी है, तो आईसीयू में लेकर पहले पेशेंट को ऑप्टिमाइज करें, फिर उसकी आपने सर्जरी करनी है। जी डॉक्टर साहब, अनटिल हैंड क्वेश्चन, हमारे जो नोट्स थे वो मैंने सारे पढ़ा दिया आपको, इसमें से मेरे ख्याल में कुछ नहीं रह गया, ये मैंने सारा पढ़ा दिया। जहां तक इसकी बात है, तो इसमें से मैंने आपको हिपैटिक भी पढ़ा दिया है। मैंने आपको हिपैटिक भी करा दिया है, मैंने आपको पल्मोनरी भी करा दिया, और मैंने आपको कार्डिक भी करा दिया है। बस इसमें दो रह गए, एक है हमारे पास न्यूट्रिशनल, और एक है मेटाबॉलिक रिस्क। ठीक है, और इधर भी सेम वही वही मैकेनिज्म है कि पल्मोनरी भी हो गया, हिपैटिक भी हो गया, कार्डिक भी हो गया। ठीक है, तो इसमें भी वही रह गया, न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक रिस्क। उसके बाद इनके एमसीक्यूज है, वो मैं डिस्कस कराऊंगा आपको। ठीक है, तो अनटिल एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क, अदरवाइज प्री ऑपरेटिव का ये हमारा पहला लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह ताला अभी हम दूसरा लेक्चर करेंगे, उसमें एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, और जो दो रिस्क रह गए इनको भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, देन क्लास डिसमिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। ओके, देन क्लास डिसमिस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।